तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द बुक का फेस्ट पर क्या एपिसोड 521 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि सिस्टर चूचू जो होती है वो हमारे जू फैन से कहती है क्या इन सभी लोगों के साथ तुमने क्या किया है और सभी लोग इस तरह से क्यों चल रहे हैं। तो जू फैन उसे कहता है कि इन लोगों ने मेरी बात नहीं मानी थी जिसकी वजह से मैंने इन सभी को सजा दी है, इसी वजह से ये लोग इस तरह ज़ोंबी की तरह चल रहे हैं। तो चूचू उसकी बात सुनने के बाद कहती है तुम्हारा स्टाइल बिल्कुल भी नहीं है, मेरे सामने एक्टिंग करना बंद करो। मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, जब से तुम लू क्लैन के साथ थे वो सभी तो तुम अपना मानते थे, अपनी फैमिली मानते थे और उनके साथ कभी तुमने ऐसा बुरा काम नहीं किया। तुम्हारा जू फैन उसकी बात सुनने के बाद खामोश होता है, जबकि मास्टर यांग आगे बढ़ते और कहते हैं कि जू फैन ये तो मीठी छुरी है, यानी कि ये बिल्कुल तुम्हारे जैसी और तुम्हारी तरह आगे से जवाब भी दे रही है। मुझे समझ आ रही है कि यार तुम इसके इतने ज्यादा करीब क्यों हो, तुम्हें लगता होगा कि ये बिल्कुल तुम्हारे जैसी है। तुम्हारा जू फैन उसे घूर कर देखता है तो मास्टर यांग खामोश हो जाते हैं। तुम्हारा जू फैन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि डेस्परेट टाइम्स में डेस्परेट मेजर्स लेने चाहिए, यानी कि मुश्किल हालात में मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं। फिलहाल के लिए हमें यहाँ से निकलने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि हम लोग जितनी देर तक यहाँ पर रहेंगे तो मुझे लगता है कि उतनी हमारे लिए यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो सिस्टर रूहुआ उसे कहती है लेकिन हम लोग यहाँ पर से कैसे जा सकते हैं, अभी तक हमारा यंग मास्टर और साथ में हमारे एल्डर्स वापस नहीं आए, जिन लोगों को हमने खो दिया था वो लोग वापस नहीं आए, लोग यहाँ से नहीं जाने वाले। जबकि मास्टर यांग उसे कहते हैं यही तो वो चाहता है, जिसने यहाँ पर जाल बिछाया वो यही तो चाहता है, उसे तुम्हारी कमजोरी पता है, इसी वजह से क्योंकि तुम लोग यहाँ पर फंसे हुए और अपने लोगों को लिए बिना यहाँ से नहीं जाने वाले। हम लोग यहाँ से जब निकल कर चले जाएंगे ये उसके लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। जब उसे लगेगा कि हम लोग यहाँ से निकल कर जा रहे हैं तो वो उन लोगों को लेकर हमारे सामने आएगा और अपना आखिरी कार्ड फेंकेगा। उस वक्त हम लोग तुम्हारे एल्डर्स और तुम्हारे यंग मास्टर को भी बचा लेंगे। अगर तुम लोग यहाँ पर इस सिंपल लॉजिक को भी नहीं समझ पा रहे तो मुझे लगता है कि तुम्हारे हेवनली मिस्टिकल सेक्टर का तो बेड़ा ही पार है, तुम्हारा सेक्टर बहुत ही जल्दी खत्म होने वाला है। तो रूहुआ उसकी बात सुनने के बाद सोच रही होती है कि ये डिमोनिक सेक्टर के लोग हैं और जो डिमोनिक कल्टिवेटर्स हैं और इन्हें यहाँ पर जो भी डिमोनिक बंदा है उसके तरीकों को अच्छे से समझते हैं और इनका एक्सपीरियंस भी हमसे ज्यादा है। मुझे लगता है कि हमें इनकी बात माननी पड़ेगी, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। तो रूहुआ कहती है तो बताओ कि हमें क्या करना है, जो भी तुम कहोगे हम लोग वही करेंगे। तुम्हारा जू फैन कहता है तो फिर यहाँ पर थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा कि हमें क्या करना है। फिर साथ ही वहां पर दरवाजे के अंदर मिस्ट आना शुरू हो जाती है। तो वो लोग कहते हैं कि ये क्या, ये बाहर के बैरियर को क्या हुआ, बैरियर को तोड़कर मिस्ट अंदर कैसे आ सकती है, आखिर अचानक से फॉग अंदर क्यों आ रही है। तुम्हारा जू फैन कहता है कि मुझे ये बताओ, मैंने कहा था कि बाकी के सभी लोगों को रात के वक्त उठाया गया था, क्या ये बात सच है। तो रूहुआ कहती है हाँ ये बात सच है। तुम्हारा जू फैन कहता है कि मुझे ये बताओ कि वो रात के वक्त ही यहाँ पर लोगों को क्यों उठाता है। मुझे लगता है कि आज रात वो यहाँ पर हम सभी को उठाने वाला है, क्योंकि वो अपनी गेम में उसने काफी ज्यादा इंतजार कर लिया और उसे लगता है कि उसने हम सभी को यहाँ पर फंसा लिया है। तो रूहुआ कहती है कि इस बात का क्या मतलब है, जबकि हमारा जू फैन खुद भी वहां पर सोच रहा था कि रात के वक्त ही वो यहाँ पर हमारे पर अटैक क्यों कर रहा है, हमें गायब करने की कोशिश क्यों कर रहा है, वो दिन के वक्त भी तो ऐसा कर सकता है। फिर ऐसा है कि दिन के वक्त उसके पास टाइम नहीं था। फिर साथ ही हमारा जू फैन कहता है मुझे एक बात तो बताओ, क्या कुछ दिनों पहले तक यहाँ पर तुम्हारे डिसाइपल्स को उठाया गया, यानी तुम्हारे एल्डर्स और तुम्हारे डिसाइपल्स के बाद से। तो वो कहती है नहीं, काफी दिन हो गए जब से हमने बैरियर बनाया तब से यहाँ पर उसने किसी भी डिसाइपल को नहीं उठाया। तुम्हारा जू फैन कहता है तो फिर इसकी क्या वजह हो सकती है कि पिछले कुछ दिनों से उसने यहाँ पर इनके किसी भी डिसाइपल को गायब नहीं किया। फिर साथ ही वो कहता है कि उस बुढ़े आदमी के बारे में क्या। तुम्हारा जू फैन कहता है मुझे एक बात तो बताओ, कि उस अननोन एल्डर को यहाँ पर बंदी बना रखने के बाद क्या उसके बाद से तुम्हारा कोई डिसाइपल यहाँ से गायब हुआ। तो वो कहती है नहीं, उसके बाद से कोई भी हमारा डिसाइपल गायब नहीं हुआ। कहीं ये तो नहीं है तुम ये कहना चाहते हो कि वही एल्डर यहाँ पर वही डिमोनिक कल्टिवेटर है, लेकिन हम लोग यहाँ पर गलत समझ रहे हैं कि वो बच्चा यहाँ पर ये सब कुछ कर रहा है, असल में वो एल्डर ही सब कुछ कर रहा हो। तुम्हारा जू फैन कहता है बकवास बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो एल्डर इतना पावरफुल है कि वो चुटकी बजाकर तुम सभी की गर्दनें काट सकता है, फिर उसे यहाँ पर ये सब कुछ करने की क्या जरूरत है। जू फैन कहता है कि वो बच्चा जो भी है जिसने यहाँ पर ये ट्रैप बिछाया है वो एल्डर के यहाँ पर होने की वजह से डरा हुआ था, इसी वजह से वो यहाँ पर आकर तुम्हें गायब नहीं करना चाह रहा था। जब एल्डर यहाँ से चला गया तो उसी के साथ ही हमारी गोल्डन अपॉर्चुनिटी और हमारी सेफ्टी यहाँ से निकल गई। एल्डर के जाने के साथ ही वो बैरियर के पार करते हुए अंदर आ गया और यहाँ पर वो मिस्ट भी अंदर आ गई है। हमें पहले से पता था तो हम लोग एल्डर के साथ बहुत ही अच्छे से पेश आते और यहाँ पर उसे अपनी रक्षा करने के लिए मना लेते। तो रूहुआ कहती है इसका मतलब यह है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई और हम सभी लोग भी यहाँ पर मरने वाले हैं। तुम्हारा जू फैन कहता है कि अब यहाँ पर पछतावे का क्या फायदा, जो होना था वो तो हो गया है, अब यहाँ पर हमें जल्दी से ऊपर वाले फ्लोर पर जाना होगा क्योंकि नीचे तो मिस्ट फैल रही है। और वो सिस्टर चूचू का हाथ पकड़ता और कहता है मेरे साथ था, और उसका हाथ पकड़कर वो जल्दी से भागता हुआ सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जा रहा होता है। जबकि चूचू सोच रही होती है, हालांकि जो बाहर से बहुत ज्यादा कोल्ड दिखाई देता है लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी ये मेरे लिए यहाँ पर फीलिंग्स रखता है। तुम्हारा जू फैन जब उसे लेकर ऊपर जा रहा होता है तो उसके साथी उसे कहते हैं बटलर जू फैन तुम कहाँ पर जा रहे हो, क्या हम सभी को यहीं पर छोड़कर जाओगे, जल्दी से हमारी बॉडी के अंदर से पॉइजन को रिलीज कर दो ताकि हम लोग भी भागकर ऊपर आ जाएं, वरना हम लोग ज़ोंबी की तरह सीढ़ियां नहीं चढ़ पाएंगे। मास्टर यांग भी उसे कहते हैं कि बटलर जू फैन मुझे भी लगता है कि यहाँ पर इनकी बॉडी के अंदर से पॉइजन को खत्म कर देना चाहिए, उन्हें रिलीज कर दो, कहीं ऐसा ना हो कि वो बंदा इनको उठाकर ले जाओ, ये तुम्हारे अपने डिसाइपल है। तुम्हारा जू फैन हंसते हुए से कहता है तुम्हें क्यों लगता है कि मैं यहाँ पर इनको रिलीज करूंगा, जब कह दिया कि इनको सजा दी है तो इन्हें सजा दी है, अब यहाँ पर चाहे कुछ भी हो जाए इनकी सजा सजा ही रहेगी, यहाँ पर अपना माइंड नहीं चेंज करने वाला। इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर और तेजी के साथ भागना चाहिए, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो तेजी से भाग
चिल्लाकर ऊपर आ जाओ। जबकि वो सभी लोग जो बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। तो इसी के साथ वो चिल्लाकर उसे कहता है कि प्लीज बटलर ऐसा मत करो। साथ ही वो भागना शुरू करते हैं। हालांकि वो भाग नहीं सकते क्योंकि वो ज़ॉम्बी मोड में है, तो इसी वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता से आगे बढ़ रहे होते हैं। ज़ू फैन कहता है कि बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे। अब मैंने यहाँ पर तुम्हें और इंसेंटिव दे दिया, मुझे लगता है कि तुम लोग और ज्यादा मेहनत करोगे। मास्टर जैंग उसे कहता है कि ज़ू फैन अगर तुमने यहाँ पर इन सभी को नहीं बचाया तो मुझे लगता है कि वो जो भी बंदा है वो इन सभी को उठाकर ले जाएगा और एंड के पर सिर्फ और सिर्फ तुम ही बचोगे डबल ड्रैगन गैदरिंग कंपटीशन के लिए। तुम ये चाहते हो कि यहाँ पर सभी डिसाइपल्स मारे जाएं। तुम्हारा ज़ू फैन उसे कहता है कि यहाँ पर मुझे लगता है कि ये और भी ज्यादा बड़ी रीजन है इन सभी को यहाँ पर टेस्ट करने की। मैं इन सभी को यहाँ पर चारा बनाकर देखूंगा कि क्या वो बच्चा जो है इन सभी को यहाँ पर मार रहा है या फिर इन सभी को उठाकर लेकर जा रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो इन सभी को सिर्फ और सिर्फ बंदी बना रहा है, इनको गायब कर रहा है, इनको मार नहीं रहा। ज़ू फैन कहता है कि मैं यहाँ पर ये देखना चाहता हूँ कि वो यहाँ पर इन सभी को गायब कैसे कर रहा है, चाहे वो कितना ही पावरफुल क्यों ना हो। वो यहाँ पर एक पूरे गांव को जिसके अंदर बहुत सारे लोग उनको अचानक से कैसे गायब कर सकता है। 3 एल्डर्स जो कि एथीरियल स्टेज के उनको कैसे गायब कर सकता है, मुझे ये देखना है। क्योंकि यहाँ पर अंधेरे में, यहाँ पर धुंध में सभी लोगों को मारना आसान होता है लेकिन उनको गायब करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। मुझे लगता है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यही एक रास्ता है, अपने दोस्तों को यहाँ पर सैक्रिफाइस करके हम लोग यहाँ पर से रास्ता बनाकर निकल सकते हैं। जबकि रुआ सोच रही होती है कि ये बंदा यहाँ पर इतना शांत कैसे है, हालांकि इसके साथी वहां पर नीचे उस फोक के अंदर है, जबकि इसे पता है कि वो वहां से गायब हो सकते हैं, जहाँ पर मार भी सकते हैं। तो मास्टर जैंग उसे कहता है कि लड़के तुमने बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा। मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर कुछ ज्यादा ही सोच रहा था। हमारे दोस्त बिल्कुल ठीक रहेंगे क्योंकि वो इन सभी को मार नहीं रहा, बस गायब कर रहा है। हम उसे ढूंढेंगे और अपने साथियों को बचा लेंगे। इसी के साथ ही वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं प्लीज हमारी हेल्प करो, प्लीज हेल्प करो। सबसे पहले कोई लैंग जो होता है वो चिल्लाकर कहता है कि डैड मेरी हेल्प करो। तो उसके डैड कहते हैं गैंग है क्या तुम ठीक हो। फिर साथ ही धुंध उनको वहां पर कवर कर लेती है। जब उनको धुंध वहां पर कवर करती है तो वो दोनों गायब हो जाते हैं। हमारा ज़ू फैन इस बात से और भी हैरान होता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये ना तो यहाँ पर से मरे हैं और ना ही यहाँ पर इनको बंदी बनाया गया है। मैं तो यहाँ पर इनको सेंस भी नहीं कर पा रहा कि क्या ये लोग जिंदा हैं या फिर मर गए हैं। एंड पे हमने देखा था कि हमारा ज़ू फैन अपने साथियों को वहां पर बलि का बकरा बना देता है ताकि वो ये देख सके कि आज यहाँ पर ये धुंध काम कैसे करती है और कैसे यहाँ पर वो जो भी है इन सभी लोगों को कैसे उठाकर ले जाता है। तो ज़ू फैन ये देखने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होता है कि वहां पर जो लोग धुंध के अंदर फंसते हैं उन लोगों के चीखने की आवाज भी नहीं आती, ना ही वहां पर वो दर्द के मारे तड़पा रहे होते हैं। इसी के साथ ही वो लोग गायब हो जाते हैं, बस गायब हो जाते हैं। तो ये देखकर मास्टर जैंग कहता है कि ज़ू फैन क्या तुम यहाँ पर कुछ करोगे नहीं, मुझे लगता है कि वो सभी लोग मर गए हैं, वो सभी लोग तो मूव भी नहीं कर रहे। तुम्हारा ज़ू फैन से कहता है परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्या तुमने यहाँ पर उस धुंध के अंदर से उनके चिल्लाने की आवाज सुनी नहीं सुनी ना, इसका मतलब यह कि वो लोग जिंदा है, वो मरे नहीं है। ज़ू फैन कहता है कि जैसे मुझे पता चल जाएगा कि यहाँ पर चल क्या रहा है, ये धुंध कैसे काम करती है, उसी वक्त मैं इन सभी को बचा लूंगा। तो मास्टर जैंग कहता है कि अब इस बात का क्या मतलब है, जल्दी से बताओ कि तुम क्या कहना चाहते हो। तो ज़ू फैन कहता है कि मैं यहाँ पर अपने सारे डिसाइपल्स को सैक्रिफाइस करने के बाद भी जान नहीं पाया कि हुआ क्या, इसलिए मुझे यहाँ पर किसी और की जरूरत है, एक एक्सपर्ट की जरूरत है जो वहां पर जा सके और जाकर मुझे बता सके कि आखिर उस धुंध के अंदर है क्या। जो भी यहाँ पर वहां पर नीचे जाने के लिए डिसाइड करेगा उसको मैं बाद में बचा लूंगा। तो मास्टर जैंग उसे कहता है कि तुम खुद क्यों नहीं वहां पर चले जाते, मैं वहां पर क्यों जाऊं, तुम मुझसे क्यों कह रहे हो। तो ज़ू फैन कहता है क्यों नहीं, मैं वहां पर जा सकता हूँ, लेकिन जरा खुद सोच कर देखो तुम में से कौन है जहाँ पर जिसकी आंखें इतनी तेज हो, जिसका दिमाग इतना तेज हो, जो यहाँ पर बैरियर्स बना सकता हो, जो पिल्स बना सकता हो, जो दूसरों को हील कर सकता हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम में से ऐसा कोई है जो कि एंड के पर बचने के बाद बाकी सभी को बचा सकता है? नहीं, तुम में से कोई भी ऐसा नहीं है। अगर मैं वहां पर चला गया तो बाकी के सभी लोग तो वैसे ही मारे जाएंगे। इसका मतलब यह है कि तुम सभी में से किसी को हिम्मत करके आगे बढ़ना होगा, मेरे लिए जाकर अपनी कुर्बानी देनी होगी। उस धुंध के अंदर जाओ ताकि मैं यहाँ पर इसको फिगर आउट कर सकूं कि ये कैसे काम करती है। तो मास्टर कोई कहते हैं कि मुझे लगता है कि ये लड़का बिल्कुल ठीक कह रहा है, हमें यहाँ पर इसकी बात पर अमल करना चाहिए। तो मास्टर फी भी मास्टर जैंग से कहते हैं कि हाँ मुझे भी लगता है कि यहाँ पर तुम्हें जाना चाहिए। बिग ब्रदर जैंग तुम जाओ ना, क्योंकि तुम सभी लोगों से ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो, इसलिए हमें लगता है कि तुम अपने सैक्रिफाइस से हम सभी लोगों को बचा सकते हो, तो तुम्हें यहाँ पर अपना बलिदान देना चाहिए। ये बात सुनने के बाद वो चिल्लाकर कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो, तुम कमीने यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम लोग इस लड़के की बात मान रहे हो, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि वहां पर उस धुंध के अंदर जाने के बाद मैं जिंदा रहूंगा? क्या तुम्हें लगता है कि ये बाद में मुझे बचा लेगा? और अगर तुम में से किसी को इसके ऊपर इतना ही भरोसा है तो फिर तुम लोग क्यों नहीं वहां पर चले जाते हो? तुम्हारा ज़ू फैन कहता है कि मास्टर जैंग क्या हो गया, क्या आपको मेरे पर भरोसा नहीं है? मैंने आपसे कहा ना कि मैं आपको बचा लूंगा। मास्टर जैंग उसे कहते हैं अच्छा ठीक है, वैसे भी यहाँ पर सिचुएशन बहुत सा बुरी है, अगर मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद नहीं भी करता, यानी कि मैं यहाँ पर सैक्रिफाइस नहीं भी देता, तब भी यहाँ पर बहुत ही जल्दी हम सभी लोग मारे जाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि अगर मैं यहाँ पर किसी के काम आ सकूं तो ज्यादा बेहतर है। तो मेरी कुर्बानी को यहाँ पर जाया मत होने देना और वादे को पूरा करना, मुझे बचाने के लिए जरूर आना। और इसी के साथ ही वो जम मार जाते हैं और कहते हैं कि मैं डबल ड्रैगन गैदरिंग में से जिंदा बचकर वापस आया था, तो ये धुंध तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। जैसे ही वहां पर नीचे की तरफ जा रहे होते हैं, साथ ही धुंध के ऊपर अटैक करते हैं। तो इस अटैक करने के साथ ही नीचे पहुंचने के बाद वो चिल्लाकर उसे कहते हैं कि ज़ू फैन ये तो वो नहीं, इतना ही कहते हैं। किसी के साथ ही उनकी आवाज भी वहां पर खत्म हो जाती है और साथ ही वो भी धुंध के अंदर गायब हो जाते हैं। तो मास्टर फी चिल्लाकर कहता है कि फिन जैंग कहां पर हो, तुम कहां पर हो? वो ज़ू फैन से कहता है कि ज़ू फैन
यहाँ पर हुआ क्या, क्या तुम्हें कुछ समझ आई? तुम्हारा जूफैन कहता है कि मुझे यहाँ पर इतना तो पता चला है कि ये फोग जो है यानी ये धुंध जो भी है ये डेडली नहीं है, ना ये किसी किस्म की पॉइजनिंग है, लेकिन इसके अंदर कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से जो भी इस धुंध के अंदर कवर होता है वो यहाँ तक एक चीख भी नहीं मार पाता, यानी कि वो चिल्ला भी नहीं पाता। मैंने जहाँ पर मास्टर जैंग के आखिरी अल्फाज सुने हैं, उन अल्फाज को सुनने के बाद मुझे लगता है कि उन्हें वहाँ पर कुछ जरूर मिला था। जूफैन कहता है कि अब मुझे यहाँ पर इसका हिसाब लगाना होगा, क्या है यहाँ पर ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जो इनको वहाँ पर नीचे जाने के बाद बिल्कुल खामोश कर देती है और एक जगह के ऊपर उन्हें भटाई कर देती है, ताकि उसके बाद जो भी इनको यहाँ पर धुंध को फैला रहा है वो इन्हें पकड़कर अपने साथ ले जाए। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर इसको समझना मुश्किल है, फिर साथ ही समझ आती है। वो कहता है ये एक बड़ी सी फॉर्मेशन हो सकती है, ये एक इल्यूजन फॉर्मेशन है। जूफैन कहता है कि अब मुझे समझ आ गया कि यहाँ पर क्या हो रहा है, मुझे उसकी सारी गेम समझ आ गई है। तो सिस्टर चूचू से कहती है कि बताओ कि तुम्हें क्या पता चला। फीबी से कहते हैं हाँ मुझे बताओ कि तुम्हें क्या पता चला है। तुम्हारा जूफैन कहता है कि हम सभी लोगों को यहाँ पर बेवकूफ बनाया गया है, इस धुंध का इस सबसे कोई ताल्लुक है ही नहीं। ये धुंध जो है ये ना तो पॉइजनस है, ना इसके अंदर कुछ ऐसा है जिससे हम लोग मर सकते हैं। असल बात तो यह है कि ये धुंध यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये एक बड़ी सी इल्यूजन है। उसने यहाँ पर ये धुंध इसलिए क्रिएट किया ताकि इस धुंध की वजह से हम सभी लोग कंफ्यूज हो जाए, लेकिन असल में जैसे ये लोग जाकर उस धुंध के अंदर कवर होते हैं उसी वक्त एक बड़ी सी फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है, एक बड़ी फॉर्मेशन के अंदर जो कि इल्यूजन क्रिएट करती है और इसी वजह से वो लोग वहां पर चिल्ला भी नहीं पाते और इल्यूजन के अंदर फंस जाते हैं। इसके साथ ही वो आता है और उनको उठाकर ले जाता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर धुंध के अंदर कुछ भी देख नहीं पाते। और मुझे लगता है कि ये जो अरे फॉर्मेशन है ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर अरे फॉर्मेशन है। तो मास्टर फ्यू से कहते हैं तो यही वजह है कि मास्टर जैंग ने वहां पर इस धुंध के ऊपर अटैक किया था, लेकिन इस धुंध के ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ा। वजह से मास्टर जैंग को वहां पर नीचे पहुंचने के बाद सब कुछ पता चल गया होगा और वो हमें बताने वाले थे, लेकिन इसी के साथ ही वो भी इल्यूजन के अंदर फंस गए। लेकिन जरा बताओ तो सही कि इस अरे फॉर्मेशन को कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा कि एक इथेरियल राम का मास्टर भी यहाँ पर उसकी इल्यूजन के अंदर फंस गया है। एक इथेरियल राम के मास्टर को किसी इल्यूजन के अंदर फंसाना या किसी आम अरे फॉर्मेशन का काम तो बिल्कुल भी नहीं लगता है कोई बहुत ही पावरफुल अरे फॉर्मेशन है जो कि इथेरियल स्टेज के मास्टर्स को भी पकड़ सकती है। तुम्हारा जूफैन कहता है कि तुम्हें यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो बंदा जो भी है जिसने अरे फॉर्मेशन को बिछाया वो इतना भी टफ नहीं है। मुझे लगता है कि ये अरे फॉर्मेशन 7th लेवल के अरे फॉर्मेशन से अबव है, 8th लेवल की हो सकती है या 9th लेवल की हो सकती है, लेकिन एक 8th ग्रेड या फिर 9th ग्रेड की फॉर्मेशन भी यहाँ पर इथेरियल स्टेज के मास्टर्स को इल्यूजन में फंसाने के लिए काफी नहीं है। मुझे लगता है कि यहाँ पर उसको इस्तेमाल किया गया है। रूहुआ उसे कहते हैं कि तुम क्या कहना चाहते हो, साफ साफ बताओ। तुम्हारा जूफैन कहता है कि मुझे लगता है कि इसके इफेक्ट्स को ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए यहाँ पर सैक्रेड स्पिरिट स्टोन्स को यूज किया गया है। ये बात सुनने के बाद वो लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि सैक्रेड स्पिरिट स्टोन, लेकिन ऐसा कौन होगा जो सैक्रेड स्पिरिट स्टोन्स को यहाँ पर हरे फॉर्मेशंस में इस तरह से यूज करे और इसके साथ गेम्स खेले? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। जूफैन कहता है मुझे पता है, क्योंकि इस वक्त पूरे इंटायर वेस्टर्न लैंड्स में सबसे ज्यादा जो सैक्रेड स्पिरिट स्टोन्स हैं वो मिडिल लैंड्स और साथ में सुपीरियर 3 सेक्टर्स के पास हैं, लेकिन मिडिल 3 सेक्टर्स जो हैं उनके पास इतने ज्यादा रिसोर्सेज नहीं होते इन सैक्रेड स्टोन्स के। इसी वजह से उनके एल्डर्स पागल नहीं है कि वो अपने यंग मास्टर्स को या फिर खुद आकर यहाँ पर इस तरह से किसी गेम के ऊपर अपने सैक्रेड स्पिरिट स्टोन्स को वेस्ट कर सके। तो मुझे यहाँ पर जितना शक पड़ता है ये बंदा जो भी है और रे फॉर्मेशन को बना सकता है तो ये अपर 3 डिमोनिक सेक्टर्स में से एक सेक्टर में से है। और अगर मैं यहाँ पर सही बताऊं तो मेरा गेस ये है कि ये हीलियन फ्लेम सेक्टर से है। सिमाना जूफैन यहाँ पर गेस करता है तो सामने से आवाज आती है, वो से कहता है कि लड़के तुम वाकई में काफी ज्यादा समझदार हो, तुम्हारे सर के अंदर काफी ज्यादा अच्छा दिमाग है, लेकिन तुम्हारी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा लो है और तुमने यहाँ पर बिल्कुल सही गैस किया है। वो पहले इंसान हो जिसने यहाँ पर मेरी इस छोटी गेम के अंदर झांक कर देख लिया, तुमने यहाँ पर मुझे पहचान लिया कि मैं यहाँ पर कौन सा सेक्टर से हूँ। हमारा जूफैन कहता है कि मैं यहाँ पर इसी बात को लेकर काफी ज्यादा हैरान था कि तुमने पूरी रात में यहाँ पर सभी के सभी जितने भी गांव वाले थे उन सभी को कैसे गायब कर दिया। तो अब मुझे समझ आई है कि तुमने यहाँ पर धुंध क्रिएट की और साथ ही रे फॉर्मेशन को एक्टिवेट किया, जिसके बाद पूरे गांव वाले इल्यूजन फॉर्मेशन में फंसने के बाद खुद ब खुद सिटी को छोड़कर बाहर चले गए और तुम्हारा कहना मानते रहे, वजह से उन लोगों ने कोई शोर भी नहीं मचाया। तुझे बात सुनने के बाद सामने वाला एक्सपर्ट उसे कहता है कि ये बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें पता चल गया है कि ये 7th ग्रेड की रे फॉर्मेशन है, लेकिन इसको सैक्रेड स्टोन्स के साथ बनाया गया है। भाई तुम्हें यहाँ पर इसका पता चल गया हो, लेकिन एंड के ऊपर बिल्कुल वही होगा जो बाकियों के साथ हुआ है, तुम्हारे साथ भी वही होने वाला है। लेकिन किंग चैंग उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देती है। तुम्हारा जूफैन उसकी तरफ देखता है और कहता है कि सिस्टर चूचू तुम यहाँ पर क्यों हंस रही हो? तो वो कहती है कि मैं हंस इसलिए रही हूँ कि चाहे यहाँ पर कितनी पावरफुल रे फॉर्मेशन या फिर कितना ही खतरनाक इंसान सामने क्यों ना हो, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ इसका मतलब यह है कि मैं बिल्कुल सेफ हूँ और तुम मुझे कुछ भी नहीं होने दोगे। और यहाँ पर हमारी एपिसोड 522 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे आप सब लोग, भूखा फेस्पर के एपिसोड 523 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था तब वो डिमोनिक कल्टीवेटर जो होता है उन लोगों को वहां पर धमकी दे रहा होता है, इसी के साथ सिस्टर चूचू वहां पर मुस्कुरा रही होती है। तो वो हमारे जूफैन से कहती है कि जब तुम मेरे साथ हो मुझे यहाँ पर डरने की क्या जरूरत है, क्योंकि तुम मुझे हर सिचुएशन से बचा लोगे। तो जूफैन उसकी बात सुनने के बाद आगे बढ़ता है, उसकी कमर में अपना हाथ डालता है और उसे कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं यहाँ पर तुम्हें बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ूंगा और साथ ही मैं यहाँ पर तुम्हें बचा लूंगा। तुम्हारा जूफैन जब उसकी कमर में हाथ डालता है तो अपने ब्लडी बेबी को
निकाल कर उसके अंदर डाल देता है। जबकि मास्टर फी उसे कहता है कि जू फैन, तुम्हें नहीं लगता कि मास्टर जैंग अभी वहां पर उस कोहरे के अंदर फंसे हुए हैं, हमें उसे जाकर बचाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जो रोमांटिक मोमेंट्स को बाद में चेरिश कर लेना। इनके इसी के साथ ही वो डेमोनिक कल्टीवेटर होता है, वो भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कमीने कहीं के उस लड़की के ऊपर से अपना हाथ हटाओ, वो लड़की यहाँ पर सबसे ज्यादा खूबसूरत है और वो लड़की सिर्फ और सिर्फ मेरी है। तुम यहाँ पर मेरे मुंह से मेरा खाना छीनना चाहते हो, अगर तुम ऐसा करोगे तो इसका मतलब यह है कि तुम ज्यादा जल्दी मरने वाले हो, जितना ज्यादा शो ऑफ करोगे उतना ज्यादा जल्दी मरोगे। जू फैन उसे कहता है कि अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ कि मैं तुमसे ज्यादा चार्मिंग और हैंडसम हूँ, तुम मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर इसके बारे में क्या ही कर लोगे, क्या तुम मुझे मार डालोगे। इसी के साथ ही वो कोरा ऊपर की तरफ सीढ़ियां चढ़ते ऊपर जाना शुरू करता है और कहता है कि तुम लोग यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि तुम्हारा इसके बाद क्या होने वाला है। तुम पूरे 49 डेज तक मेरी सी फॉर्मेशन के अंदर फंसे रहोगे। तुम इस 7th ग्रेड की फॉर्मेशन जो सेक्रेट स्टोन के साथ बनी है उसके अंदर फंसोगे और कभी इसके अंदर बाहर नहीं निकल पाओगे जब तक कि मैं इस लड़की के साथ पूरे मजे नहीं कर लेता और उसके बाद इसकी सारी जिन एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर लेता। जू फैन जो होता है वो सिस्टर चूचू का हाथ पकड़कर वहां पर भागना शुरू करता है, लेकिन इसी के साथ ही वो कोहरे के अंदर फंस जाती है और इसी के साथ ही इल्यूजन के अंदर फंसने के बाद वहां से पीछे की तरफ मुड़ जाती है। जबकि हमारा जू फैन कहता है कि ये क्या, यहाँ पर कोहरा पहुंचा और साथ ही हमारा जू फैन भी वहां पर फॉर्मेशन है उसके कोहरे की फॉर्मेशन के अंदर फंस जाता है। कि वो डिमोनिक कल्टीवेटर बहुत ज्यादा खुश हो रहा था और कहता है कि बेवकूफ कहेंगे, चाहे तुम जहाँ पर कितने ही तेज क्यों ना हो, चाहे तुम्हारा दिमाग कितना ही तेज क्यों ना हो, लेकिन मेरे सामने तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो। ये तो बड़े अफसोस की बात है कि तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल बहुत ज्यादा कमजोर की थी, यानी कि तुम सिर्फ रेडियंट स्टेज के 2nd लेवल पर थे। अगर तुम्हारी कल्टीवेशन एथीरियल स्टेज में होती तो फिर तुम्हारे साथ खेलने में मुझे ज्यादा मजा आता। लेकिन अब चलो जल्दी से इस लड़की के साथ साथ तुम भी जल्दी से मेरी केव में आ जाओ। और इसी के साथ ही सिस्टर चूचू जो होती है वो इल्यूजन में फंस जाती है और वहां पर से पीछे की तरफ मुड़ जाती है। जबकि वो डिमोनिक कल्टीवेटर इनके पास ज्यादा ध्यान नहीं देता। तुम्हारा जू फैन वहीं पर खड़े खड़े अपनी डबल ड्रैगन वाली पावर्स को रिलीज करता है, अपनी हीवन ड्रैगन सोल को रिलीज करता है और साथ ही अपनी ब्लू फ्लेम को यूज करता है। जैसे वो सूर्य फ्लेम को यूज करता है तो वो उसकी फॉर्मेशन के अंदर से बाहर निकल जाता है, यानी कि इल्यूजन फॉर्मेशन को कैंसिल कर देता है। तुम्हारा जू फैन कहता है कि मुझे लगता है कि वो अपनी गेम को खेलने में इतना ज्यादा फोकस था कि उसे लगा कि उसे यहाँ पर कोई भी नहीं हरा सकता, लेकिन उस बेवकूफ ने मेरे पर ध्यान ही नहीं दिया कि उसके डैड भी यहाँ पर हैं। उसे नहीं पता कि एंड के पर कौन हंसता है, एंड के पर सिर्फ वही हंसता है जिसके पास ट्रू पावर होती है। अब जबकि मैं यहाँ पर उसके इल्यूजन के अंदर से निकल चुका हूँ तो अब मैं यहाँ पर किंग चैंग को फॉलो करते हुए यानी सिस्टर चूचू को फॉलो करते हुए उसकी लेयर तक पहुंचूंगा और वहां पर जाकर उसे दर्द दबोचूंगा। तुम्हारा जू फैन कहता हूँ मैं तो इस बारे में भूल ही गया था कि यहाँ पर एक 7th ग्रेड की फॉर्मेशन है जिसे सेक्रेट स्टोन के साथ बनाया गया है। फिर साथ ही हमारा जू फैन हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि मैं जहाँ पर सेक्रेट स्टोन की फॉर्मेशन को क्या नहीं तोड़ सकता, क्योंकि मेरे पास सेक्रेट स्टोन्स है, मेरे पास बहुत सारे सेक्रेट स्टोन्स है। उसे क्या लगता है कि सिर्फ उसी के पास सेक्रेट स्टोन्स हो सकते हैं। और इसी के साथ हमारा जू फैन वहां पर उसी की 7th लेयर की फॉर्मेशन के अंदर एक और फॉर्मेशन क्रिएट करता है जो उसने खुद बनाई होती है और वो भी 7th ग्रेड से आपकी फॉर्मेशन होती है और वो भी सेक्रेट स्टोन के साथ बनाई जाती है। तुम्हारा जू फैन कहता है अगर यहाँ पर सेक्रेट स्टोन्स को यूज करके फॉर्मेशन बनाने की बात की जाए तो बच्चे मैं तुम्हारा ग्रैंडफादर हूँ। इसके साथ ही जू फैन सेक्रेट फॉर्मेशन बनाने के बाद वहां पर से आगे की तरफ चलना स्टार्ट करता है ताकि वो उसकी केव में पहुंचकर उसे जाकर पकड़ सके। जबकि केव के अंदर का सीन दिखाता है जहां पर उस डिमोनिक कल्टीवेटर ने बहुत सारे कल्टीवेटर्स को पकड़ कर रखा होता है। डिमोनिक कल्टीवेटर ने ह्यूमन सोल सेक्टर की एक लड़की को वहां पर पकड़ा होता है और पत्थर के पीछे से खड़ा करके उसके साथ मजे कर रहा होता है और साथ ही वहां पर से काफी अजीब अजीब सी आवाजें निकल रही होती हैं और आपको सब कुछ पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कैसी आवाजें निकलती हैं। इसके साथ ही रूहू और बाकी के सभी लोगों को वहां पर होश हो जाती है। जैसे रूहू को होश आती है वो चिल्लाकर उसे कहती है कमीने घटिया इंसान कहीं के, हमारे सेक्टर की लड़की को छोड़ो, तुम उसके साथ क्या कर रहे हो। मॉर्निंग कल्टीवेटर उसे कहता है कि जरा शांत रहो, तुम्हारी बारी भी आएगी, पहले जरा मैं इसके साथ तो मजे कर लूं। तो वो चिल्लाकर उसे कहते हैं तुम एक बहुत ही घटिया इंसान हो और सिर्फ एक रेपिस्ट और कुछ भी नहीं। मास्टर जैंग उसे कहते हैं कि ये क्या, मुझे लगता है कि हम लोग जहाँ पर किसी बुरी सिचुएशन में फंस गए हैं, ये तो कोई बहुत ही बड़ा ठरकी लगता है। तो वो उसे कहते हैं कि यंग मैन तुमने यहाँ पर हमें क्यों पकड़ लिया, हम जैसे बुढ़े आदमियों का यहाँ पर क्या काम है, हम तो इन लड़कियों को जानते भी नहीं, हम लोग तो एक दूसरे सेक्टर से हैं, डिमोनिक सेक्टर से, जबकि ये राइट के सेक्टर से हैं। तो वो डिमोनिक कल्टीवेटर से कहता है कि बकवास बंद करो, मैंने खुद तुम्हें देखा है इन लड़कियों की मदद करते हुए, तुम इन लड़कियों की मदद करने के लिए इनके फॉर्मेशन बैरियर के अंदर गए थे, अपनी एक्टिंग से मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। तो मास्टर जैंग उसे कहते हैं कि वो तो हमारा लीडर जो इनमें से एक लड़की को पसंद करता है और उसे पहले से जानता है, इसी वजह से वो उसकी मदद करने के लिए गया था, अगर चाहो तो उसे जाकर पकड़ लो, हमें तो छोड़ दो ना। साथ ही वो डिमोनिक कल्टीवेटर जो होता है लड़की के साथ मजे पूरे करने के बाद उसको गले से पकड़ता है और कहता है यहाँ पर इस केव के अंदर जितने भी लोग हैं तुम सभी लोग यहाँ पर मेरा शिकार हो, मैं किसी एक को भी नहीं जाने दूंगा। और साथ ही वहां पर उसकी जिन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर जाता है। तो मजे पूरे करने के बाद उसकी सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और इसी के साथ ही लड़की की बॉडी वहीं पर सूख जाती है क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर से सारी जिन एनर्जी निकल चुकी है। तो ये देखकर मास्टर जैंग कहते हैं ये कमीना तो यहाँ पर लड़कियों की जिन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है ताकि अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सके। तो मास्टर जैंग उसे कहते हैं कि अब जबकि तुम यहाँ पर लड़कियों की जिन एनर्जी को चोरी करते हो तो फिर हमारे जैसे लोगों का यहाँ पर क्या काम, क्योंकि हम तो लड़के हैं और मर्दों की एनर्जी को तो तुम नहीं ले पाओगे। इसके साथ ही वो डिमोनिक कल्टीवेटर जो होता है वहां पर से एक लड़के को अपनी तरफ खींचता है जो अपनी पावर्स के साथ से अपनी तरफ
तरफ खींचता है और साथ ही उसका गला पकड़कर उसकी एनर्जी भी अपने बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर जाता है। लड़कों के अंदर यांग एनर्जी होती है और वो यांग एनर्जी को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस बात से मास्टर यांग को भी झटका लगता है। वो कहते हैं डूड जहां पर एक पास पर रहो ना, तुम यहाँ पर हो क्या समझ नहीं आ रही, क्या तुम एक ठरकी हो या फिर तुम एक लौंडेबाज हो, मुझे समझ नहीं आ रही, तुम जिन और यांग दोनों एनर्जीज को कैसे एब्जॉर्ब कर सकते हो। क्योंकि वो डिमोनिक कल्टीवेटर आके ससना शुरू कर देता है और कहता है कि बस यही समझ लो, मैं जिन और यांग दोनों एनर्जीज को एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। और साथ ही वो मास्टर यांग से कहता है कि तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत ही जल्दी तुम्हारी बारी भी आएगी, क्योंकि तुम एक इथेरियल स्टेज के मास्टर हो। इथेरियल स्टेज के मास्टर की यांग एनर्जी जब मुझे मिलेगी तो सोचो मुझे कितनी पावर मिलने वाली है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 523 का एंड हो जाता है और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आखिर जो डिमोनिक रेपिस्ट जो कमीना है कौन। हमारा ज़ू फैन इस जैसे एक मैनिया को हरा पाएगा या नहीं, हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 524 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वो जो डिमोनिक कल्टीवेटर होता है वो एक ऐसा डिमोनिक कल्टीवेटर होता है कि वो लड़कियों और लड़कों दोनों की जिन और यांग एनर्जी को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर सकता है। इसकी वजह से इथेरियल स्टेज के मास्टर्स भी वहां पर बहुत बड़े खतरे में होते हैं, क्योंकि जल्दी वो उनकी एनर्जी को भी एब्जॉर्ब करने वाला है। एपिसोड की शुरुआत में दिखाता है कि वो कमीना आके बढ़ता और कहता है कि बताओ कि अब आगे किसकी बारी है। तो इसी के साथ ही वो ज़ू फैन के साथियों की तरफ आगे बढ़ता है जहां पर उसे ज्वेल दिखाई देती है। तो उसकी तरफ आगे बढ़ता और कहता है कि ये लड़की तो काफी ज्यादा कमाल की लगती है, ये बिल्कुल कच्ची कली की तरह है। तो वो जाकर उसके पास बैठ जाता और कहता है क्यों ना अब यहाँ पर तुम मुझे खुश करो गर्ली, तुम यहाँ पर कितने आराम से बैठी हो। इसी के साथ ही वो जाकर उसकी टांगे खोलने की कोशिश करता है। जब वो वहां पर टांगे खोल रहा होता है उसे जोर लगाना पड़ता है। जब वो और जोर लगाता है तब भी उसकी टांगे नहीं खोल पाता और आगे से ज्वेल हंसना शुरू कर देती है। तो वो चलाकर उसे कहता है ये क्या बकवास है, क्या तुम पत्थर की बनी हो, तुम्हारी टांगे इतनी ज्यादा हार्ड क्यों है। तो ज्वेल उसे कहती है कि ये मेरे मास्टर का कमाल है, मेरे मास्टर ने यहाँ पर हमें सजा के तौर पर ज़ोंबी पिल खिलाई है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी पत्थर की तरह हार्ड हो चुकी है, तुम चाहकर भी इनको खोल नहीं पाओगे, इसलिए हमारे पर अपना टाइम वेस्ट करना बंद करो। तो वो डिमोनिक कल्टीवेटर उनसे कहता है कि ये किस किस्म का घटिया मास्टर है, हर कोई मास्टर अपने डिसाइपल्स के साथ इस तरह का काम कैसे कर सकता है कि उन्हें यहाँ पर ज़ोंबी पिल खिला दे। मुझे जल्दी से बताओ तुम्हारा मास्टर कौन है, कहाँ पर है, जल्दी से सामने आ जाओ। तो वो लोग उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, हमारा मास्टर यहाँ पर नहीं है, वो अगर यहाँ पर होता तो अभी तक तुम्हारे सामने आ चुका होता, इसलिए अब हमें यहाँ पर चुपचाप चलने की इजाजत दे दो। अगर हम लोग यहाँ पर ज्यादा देर तक एक ही जगह के ऊपर बैठे रहे तो हम सभी लोग पत्थर बन जाएंगे और फिर हम तुम्हारे किसी भी काम के नहीं रहेंगे। तो वो उसे कहता है कि तुम यहाँ पर अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। तो तुम लोग यहाँ पर उस लड़के को अपना मास्टर कह रहे हो, वो लड़का जिसे मैं पीछे छोड़ आया हूँ, जिसे मैंने अपनी फॉर्मेशन के अंदर 49 डेज के लिए फंसा दिया है। उस लड़के की कल्टीवेशन तो तुम्हारी कल्टीवेशन से भी बहुत ज्यादा लो है और तुम यहाँ पर उसे अपना मास्टर कह रहे हो। तो मास्टर लैंग उसे कहते हैं कि हाँ मैं उसे मास्टर कहता हूँ क्योंकि वो यहाँ पर हमें कंट्रोल करता है, क्या तुम देख नहीं रहे कि हम सभी लोगों ने ज़ोंबी पिल खाई हुई है। तो डिमोनिक कल्टीवेटर उसे कहता है कि डिमोनिक कल्टीवेटर कुछ भी कर सकता है, वो किसी को भी अपनी फॉर्मेशन के अंदर फंसा सकता है या फिर अपनी चालबाजी में फंसा सकता है, ये बात तो मैं मान लेता हूँ। तो बाद में तुम लोगों को यहाँ पर एंजॉय करूंगा क्योंकि वो लड़का तो कभी भी उस फॉर्मेशन के अंदर से नहीं निकल पाएगा और उसके मरने के बाद उसके इफेक्ट्स भी खत्म हो जाएंगे। इसी के साथ ही वो फिर से ह्यूमन राइट्स सेक्टर की तरफ निकल पड़ता है, जबकि वो लोग शुक्र मना रहे होते हैं कि उनकी जान बच गई। ज़ू फैन के ज़ोंबी पिल की वजह से उसने इनको एंजॉय नहीं किया और इसी के साथ ही वो रुआ के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि देखो तो जरा इसकी स्किन कितनी ज्यादा सॉफ्ट और स्मूथ है, ये बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही है। और जाकर उसकी टांगे खोलता है तो उसकी टांगे आराम से खुल जाती है। तो वो कहता है अब देखो जरा ये हुई ना बात, अब यहाँ पर बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। जब वो वहां पर उसके साथ करने की कोशिश करने लगता है तो उसी के साथ ही पीछे से उनका यंग मास्टर चिल्लाकर उसे कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम एक बहुत ही घटिया इंसान हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम यहाँ पर हमारे सेक्टर की इंसल्ट नहीं कर सकते, तुम्हें यहाँ पर किसी की इंसल्ट करनी है तो फिर यहाँ पर आओ, मेरी एनर्जी को ले लो। तो वो इस बात से काफी खुश होती है कि उसका यंग मास्टर यहाँ पर उसके लिए बोल रहा है। लेकिन इसी के साथ ही डिमोनिक कल्टीवेटर उसे कहता है यंग मास्टर तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा घटिया निकले, पहले यहाँ पर मैंने तुम्हें एंजॉय करने दिया, तुम अपनी लिटिल सिस्टर के साथ मेरे साथ मिलकर एंजॉय कर रहे थे और तुमने उसकी जिंदगी को भी एब्जॉर्ब किया, लेकिन उसके बाद अब यहाँ पर तुम मुझे लेक्चर दे रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तुम लोग वाकई में बहुत ज्यादा घटिया हो। ये बात सुनने के बाद रुआ कहती है कि इस बात का क्या मतलब है कि इसने यहाँ पर लिटिल सिस्टर के साथ एंजॉय किया, ऐसा नहीं हो सकता, हमारा यंग मास्टर ऐसे नहीं है। तो वो कहता है अच्छा तुम्हें लगता है कि तुम्हारा यंग मास्टर ऐसा नहीं है, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा यंग मास्टर राइटिया सेक्टर से है तो उसके अंदर कोई भावनाएं नहीं है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। इसने यहाँ पर तुम्हारे तीनों मास्टर्स के सामने, तीनों एल्डर्स के सामने तुम्हारी यंग सिस्टर के साथ यहाँ पर वही किया जो मैं यहाँ पर थोड़ी देर पहले कर रहा था और उसकी जिन एनर्जी को भी एब्जॉर्ब किया है और इससे काफी ज्यादा मजा भी आया था, ये तो उस वक्त बहुत ज्यादा मजे भी ले रहा था। क्या तुम्हें पता है कि एक डिमोनिक कल्टीवेटर और एक राइटियस कल्टीवेटर में कितना फर्क होता है? सिर्फ एक चीज का फर्क होता है कि राइटियस कल्टीवेटर जो होता है अपने आप को कंट्रोल करके रखता है और बुरे काम नहीं करता, लेकिन असल में एक डीमन उसके अंदर भी होता है। लेकिन जब वो डीमन बाहर निकल आता है तो राइटियस कल्टीवेटर का डीमन जो होता है वो डिमोनिक कल्टीवेटर के डीमन से भी ज्यादा अनकंट्रोलेबल होता है। तो यंग मास्टर जो होता है वहां पर बेचारा खामोश होकर खड़ा होता है क्योंकि उसने वाकई में ये किया होता है।
तो रूहा बेचारी परेशान हो रही होती है और कहती है कि हमारा यंग मास्टर ऐसा कैसे कर सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, कहीं हमारा यंग मास्टर एक फिल्दी डिमोनिक कल्टीवेटर तो नहीं बन गया। इसी के साथ ही एल्डर चलाकर उसे कहते हैं कि रूहा तुम्हें यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसने यंग मास्टर को यहाँ पर अपनी स्कीम के अंदर उलझाया था, इसने यहाँ पर किसी स्पेशल टेक्निक के साथ उसका दिमाग कंट्रोल किया था, जिसकी वजह से यंग मास्टर को यह सब कुछ करना पड़ा। हमारे यंग मास्टर राइटियस थे, राइटियस है और राइटियस ही रहेंगे। डिमोनिक कल्टीवेटर कहता है कि इन तीनों बूढ़े खूसड़ को भी मैंने यहाँ पर तुम्हारी यंग सिस्टर के साथ रेप करने का कहा था, लेकिन ये तीनों यहाँ पर बहुत ज्यादा पक्के हैं, यानी कि ये सही राइटियस कल्टीवेटर है, लेकिन ये तुम्हारा यंग मास्टर ये स्लिप हो गया, इसने यहाँ पर मजे करने को चूज किया, जबकि तीनों एल्डर्स में से किसी ने भी यहाँ पर ये चूज नहीं किया। मुझे लगता है कि आज या कल किसी न किसी तरह से तुम्हारी बॉडी के अंदर जो डीमन होता है वो बाहर निकलता ही है। मुझे लगता है कि अब जबकि तुम्हारा यंग मास्टर भी यहाँ पर डिमोनिक कल्टीवेटर बन चुका है, क्योंकि उसने यहाँ पर एक लड़की का रेप किया है, तो मुझे लगता है कि आज से तुम्हारा जो ह्यूमन राइटियस सेक्टर है उसको ह्यूमन राइटियस सेक्टर नहीं बल्कि ह्यूमन डिमोनिक सेक्टर कहना चाहिए। तो एल्डर चिल्लाकर उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, हम लोग सिर्फ यंग मास्टर की एक छोटी सी गलती की वजह से अपने सेक्टर का नाम नहीं बदलने वाले। तुमने यहाँ पर उसको कंट्रोल किया था, तुमने उसके दिमाग को कंट्रोल किया था, हम लोग कभी भी डीमंस की बात पर नहीं चलेंगे, हम लोग राइटियस सेक्टर है। डिमोनिक कल्टीवेटर से कहता है कि मुझे नहीं लगता है इससे कोई फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि तुम्हारे यंग मास्टर ने तुम्हारे राइटियसनेस के ऊपर दाग लगा दिया और ये दाग जो है ये तुम्हें आगे तक लेकर जाएगा, जहाँ पर तुम्हारा नाम खराब होने वाला है, सभी लोग तुम्हारे पर बहुत ज्यादा हंसने वाले हैं। ये बताओ, अगर किसी को पता चले कि एक राइटियस सेक्टर के कल्टीवेटर ने अपनी जूनियर सिस्टर के साथ उसका रेप किया और उसकी जीन एनर्जी को चोरी कर लिया, तो फिर मुझे बताओ कि उसका क्या होगा? क्या तुम्हारे सेक्टर के ऊपर सभी लोग हंसेंगे? नहीं, ये बहुत ज्यादा अजीब बात है, लेकिन सभी लोग इसको बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं। साथ ही वो कहता है कि छोड़ो इन बकवास बातों को, मैं यहाँ पर किन बातों में उलझ कर रह गया हूँ, मैं तो यहाँ पर एंजॉय करने वाला था, मैं कहाँ पर था। तो वो रूहा को छोड़कर अब साइड के ऊपर उसकी नजर पड़ती है जहाँ पर सिस्टर चूचू बैठी होती है, तो वो कहता है मैंने इसको पहले क्यों नहीं देखा, देखो तो जरा यहाँ पर ये कितनी ज्यादा क्यूट है, ये तो वही बच्ची है ना जो उस लड़के के साथ थी, उस लड़के ने से अपनी बाहों में भरा हुआ था, इसके साथ मजे करूंगा तो उस लड़के की भी जलेगी। और इसी के साथ ही वो आगे बढ़ता और कहता है कि ये बहुत ज्यादा खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत लड़की मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी, इस लड़की के साथ एक दिन मजे करने से मेरा काम नहीं चलेगा, बल्कि इसे सारी जिंदगी अपने साथ रखूंगा। और यहीं पर हमारी एपिसोड 524 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? तो बुक का फेस्पर के एपिसोड 525 के साथ हाजिर हूं। तो गाइस मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जिसकी वजह से आज ज्यादा एपिसोड्स नहीं आ पाएंगे, यानी कि बुक का फेस्पर को मैं कंप्लीट कर दूंगा, बाकी नहीं आएंगी। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि डिमोनिक कल्टीवेटर की नजर जो होती है वो हमारी चीफ सिस्टर चूचू के ऊपर पड़ती है, तो उसकी तरफ आगे बढ़ता और कहता है कि मैंने इतनी प्योर लड़की पहले क्यों नहीं देखी, मैं शैनमो पहली बार अपनी जिंदगी में इस तरह की खूबसूरत लड़की को देख रहा हूँ, इस तरह की लड़की को तो मैं सारी जिंदगी एंजॉय करना चाहूंगा। तो उसके पास चला जाता है, उसके पास जाने के बाद कहता है कि लड़की तुम बहुत ज्यादा स्पेशल हो, तुम्हें जहाँ पर मुझसे डर भी नहीं लग रहा। तो वो कहते हैं कि मुझे यहाँ पर तुमसे डरने की क्या जरूरत है, जब मुझे पता है कि वो मुझे बचाने के लिए जरूर आएगा। तो डिमोनिक कल्टीवेटर शैनमो से कहता है क्या तुम्हें लगता है कि वो लड़का तुम्हें बचाने के लिए आएगा? वो पिद्दी सा लड़का तुम्हें बचाने के लिए नहीं आने वाला, क्योंकि वो रेडियो स्टेज के सेकंड लेवल पर है, तो इसका मतलब यह है कि वो कभी मेरी फॉर्मेशन के अंदर से नहीं निकलने वाला, वो सारी जिंदगी के लिए उसी के अंदर फंस कर रह जाएगा। तो सिस्टर चूचू से कहता है कि तुम इसे ठीक तरह से जानते नहीं हो, वो अपने अल्फाज से कभी पीछे नहीं हटता, उसने कहा था कि मुझे बचा लेगा तो मुझे बचाने के लिए यहाँ पर जरूर आएगा। जबकि वहाँ पर यंग मास्टर जो होता है, क्योंकि वो सिस्टर चूचू को पसंद करता है, तो वो सोच रहा होता है कि ये यहाँ पर किस बारे में बात कर रही है। तो शैनमो से कहता है कि तुम्हारा फेस बहुत ज्यादा प्रीटी और तुम काफी ज्यादा अच्छी और खूबसूरत भी हो, तो मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें और ज्यादा वेट नहीं करवाता। साथ ही वो आगे बढ़ता और कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हारे साथ एक बार करके साथ ही तुम्हारी जीन एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए, मैं तो हमेशा के लिए तुम्हें अपने साथ रखना चाहता हूँ, हमेशा के लिए, हर रोज हर रात तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ करना चाहता हूँ। जबकि यंग मास्टर चिल्लाकर उसे कहता है कि अपने गंदे हाथ सिस्टर किंग चैंग से दूर रखो, तुम अपने गंदे हाथ को इससे दूर रखो। जबकि डिमोनिक कल्टीवेटर उसके ऊपर वहीं से खड़े खड़े अटैक करता है, जिससे वो पीछे दीवार के साथ जाकर पटकता है। तो वो उसे कहता है कि लड़के, मैंने तुम्हें लास्ट टाइम अपने साथ मिलकर एंजॉय करने दिया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम भी मेरे जैसे बन गए और यहाँ पर मेरे साथ बीच में बोल सकते हो। अगर दोबारा तुमने यहाँ पर बोलने की कोशिश की तो उसके बाद देखना मैं तुम्हारा क्या करूंगा, मैं तुम्हारा भी वही हाल करूंगा जो बाकी सभी लोगों का किया है। और वो फिर से सिस्टर चूचू की तरफ आगे होता है और उसे कहता है कि तो लड़कियां बताओ कि मुझे यहाँ पर तुम्हारे साथ कैसे मजे करने चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ। और साथ ही वो अपने पास से फायर को रिलीज करता है जो कि जिन और जैंग की फायर होती है। तो वो उसे कहता है कि देखते हैं कि अब यहाँ पर तुम मेरे सामने किस तरह माफी की भीख मांगती हो, किस तरह से तुम कहोगे कि मेरे साथ करो। और जैसी वो लड़कियां जो होती हैं साइड में खड़ी होती है, वो सारी इस फायर को देखती है तो वो घबरा जाती है। साथ ही एल्डर चलाकर उसे कहता है कि तुम सभी लोग, मैं चाहता हूँ कि जल्दी से यहाँ पर अपने इनर सेल्फ को मेडिटेट करना स्टार्ट करो। ये जिन और जैंग की फायर है, जिन और जैंग की फायर ऐसी फायर होती है जो कि तुम्हारे इनर डिजायर्स को बाहर निकालती है, और यहाँ पर तुम सभी लोगों को इस लड़के के साथ वो करने में मजबूर करेगी
करेगी जो तुम करना नहीं चाहती। तुम सभी लोग राइटिया सेक्टर की लड़कियां हो, तो वो सभी लोग वहां पर, तो वो सभी लड़कियां एल्डर की बात सुनने के बाद मेडिटेशन की स्टेज में चली जाती है, लेकिन साथ ही उनके चेहरे से पता चल रहा था जैसे कि उनकी डिजायर्स बाहर निकल रही है, जैसे कि उनकी डिजायर जो कि सेक्स करने के लिए होती है वो निकल रही होती है। डिमोनिक कल्टीवेटर जैनमो जो होता है वो सिस्टर चूचू से कहता है कि मेरी डार्लिंग क्या तुम देख रही हो, वो लड़कियां यहाँ से कितनी दूर है लेकिन इसके बावजूद उनकी डिजायर्स बाहर निकल आई है, लेकिन तुम तो इस फायर के बहुत ज्यादा करीब हो। इसका मतलब यह है कि तुम्हारा दिल तो यहाँ पर ये कर रहा होगा कि जल्दी से अपने कपड़े उतारो और यहीं पर शुरू हो जाओ, लेकिन यहाँ पर जैसे वो उसकी तरफ देखता है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि उसके चेहरे के ऊपर जरा सा कोई इफेक्ट नहीं होता, ना कोई पसीना, ना कोई शिकन, ना कोई रेडनेस, ना ही वहां पर उसकी कोई लार टपक रही होती है। तो वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारी बॉडी के ऊपर इसका कोई इफेक्ट क्यों नहीं हो रहा। फिर साथ ही वो कहता है कि ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे पास एम्प्टी स्पिरिट बॉडी है, और इस बात से वो और भी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि अगर तुम्हारे ऊपर मेरी चिन और जैग फायर का असर नहीं हो रहा है, इसका मतलब यह है कि तुम्हारे पास एम्प्टी स्पिरिट बॉडी है। एम्प्टी स्पिरिट बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जिसके साथ अगर आप डुअल कल्टीवेट करते हो तो ना सिर्फ आपको एक बार पावर मिलती है, बल्कि आप जितनी बार उसके साथ डुअल कल्टीवेट करोगे आपको उतनी बार उसके साथ पावर मिलेगी। तो वो कहता है कि अब देखना मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा पावर मिलने वाली है, अगर मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ बार बार डुअल कल्टीवेट करता हूँ तो उसके बाद मैं अपनी जिन और जैग एनर्जी को एडजस्ट कर सकता हूँ। जब मैं यहाँ पर अपनी एनर्जी को शेयर कर सकता हूँ तो उसके बाद मैं यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल इंसान बन जाऊंगा। जब मैं बहुत ज्यादा पावरफुल इंसान बन जाऊंगा तो उसके बाद मैं वो किंग गुई उसको बड़ी आसानी से हरा सकता हूँ। उस कमीने को तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मुझे बस यहाँ पर तुम्हारे साथ डुअल कल्टीवेट करना। और इसी के साथ ही वो उसके साथ जबरदस्ती करना शुरू कर देता है। वो उसकी बाजू पकड़ता है, उसे नीचे लिटा देता है और कहता है कि अब देखना अब मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनने वाला हूँ। जबकि सिस्टर चूचू से कहते तुमने तो कहा था कि तुम मेरे साथ जबरदस्ती नहीं करोगे, तो वो उसे कहता है कि वो सिचुएशन पहले की थी, लेकिन अब जबकि मुझे पता चल गया है कि तुम्हारी बॉडी बहुत ज्यादा खास है तो फिर मैं यहाँ पर ज्यादा देर इंतजार क्यों करूँ, मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ पर तुम्हारी एनर्जी चाहिए। पहले मुझे यहाँ पर तुम्हारा प्यार चाहिए था, लेकिन अब मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा जिस्म चाहिए जिसे मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर यूज करने वाला डुअल कल्टीवेशन के लिए। इसी के साथ ही हमारी सिस्टर चूचू चिल्लाकर कहती है कि कहाँ पर ज़ूफ है, जल्दी से आ जाओ। जैसे वहां पर वो चिल्लाकर कहती है तो इसी के साथ ही जैनमो के ऊपर अटैक होता है। जब जैनमो के ऊपर अटैक होता है तो उड़ता पीछे की तरफ फटता और कहता है कौन है जिसने मेरे पर अटैक किया, मैंने तुम्हारी सारी की सारी पावर्स को सप्रेस कर दिया है, लड़की तुम यहाँ पर मेरे पर अटैक कैसे कर सकती हो। तो हमारा ज़ूफैन वहां पर आता है और उसे कहता है बेवकूफ कहीं कि उसने तुम्हें अटैक नहीं किया बल्कि मैंने जहाँ पर अटैक किया है। तो पीछे की तरफ घूमकर देखता है और कहता है कौन यहाँ पर, तुम्हारा ज़ूफैन उसे कहता है कि ये मैं हूँ। और इसी के साथ ही ज़ूफैन के सभी साथी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि ज़ूफैन वापस आ गया, ज़ूफैन हम सभी लोगों को बचा लेगा। जबकि वहां पर उनका यंग मास्टर भी ज़ूफैन की तरफ देख रहा था और कहता है कि ये क्या, ये सभी लोग ज़ूफैन की तरफ इस तरह क्यों देख रहे हैं जैसे कि ये सभी लोगों को यहाँ पर बचाने के लिए आया है। और इसी के साथ ही वो चूचू की तरफ देखता है कि चूचू भी वहां पर हल्की सी मुस्कुरा रही होती है। तो वो कहता है मुझे लगता है कि सिस्टर चूचू इसी लड़के की वजह से यहाँ पर किसी दूसरे को नहीं देखती थी और ना ही अभी तक मुस्कुराई थी। मेरी तरफ देखकर इसने कभी मुस्कुराया नहीं, लेकिन आज देखो यहाँ पर इसको देखकर मुस्कुरा रही है। तो मैं ज़ूफैन कहता है कि मैंने यहाँ पर अपने ब्लडी बेबी को जानबूझकर सिस्टर चूचू की बॉडी में छोड़ दिया था और जानबूझकर तुम्हारे सामने वहां पर रोमांस करने का नाटक किया था, जिसकी वजह से तुम बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाओ। मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर मेरी उस गेम में फंस गए जहाँ पर तुमने मुझे अपने बेस का पता दे दिया कि तुम यहाँ पर छुपे हुए हो। अब मुझे बताओ कि तुम्हें मेरे हाथों से कौन बचाएगा। यहाँ पर हमारी एपिसोड 525 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट का किस रूप बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 526 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारे ज़ूफैन की एंट्री हो चुकी है और ज़ूफैन वहां पर आने के बाद से कहता है कि क्या हमारे रोमांस ड्रामा की वजह से लगता है कि तुम बहुत ज्यादा इफेक्टेड हुए थे जिसकी वजह से तुम यहाँ पर किंग चैंग को उठाकर ले आए। ज़ूफैन अपने ब्लडी बेबी को अपने पास वापस बुला लेता है, जबकि इसी के साथ वो डिमोनिक कल्टीवेटर से कहता है तो तुमने जानबूझकर यह सब कुछ किया, जानबूझकर वहां पर उस लड़की के साथ वहां पर फ्लर्ट कर रहे थे ताकि मैं तुम दोनों को अलग कर सकूं, तुम्हें वहीं पर छोड़ दो उस लड़की को यहाँ पर ले आओ, जबकि तुमने अपने इस ब्लडी बेबी को उस लड़की के साथ छोड़ दिया था। लेकिन इसका क्या फायदा हुआ, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोगों को लाया गया उन सभी लोगों की कल्टीवेशन सील हो चुकी है और अब जबकि तुम भी यहाँ पर चले आए तो तुम्हारी कल्टीवेशन भी यहाँ पर सील है। तो इस वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम यहाँ पर मुझसे फाइट करने के लिए आए हो, मुझे हराने के लिए आए हो, क्योंकि तुम्हारी कल्टीवेशन भी सील है और तुम यहाँ पर मेरे सामने क्या ही कर लोगे। तुम्हारा ज़ूफैन आगे से हंसना शुरू कर देता और कहता हमारे पास तो यहाँ पर एक विनर है, तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा समझदार हो। हमारा ज़ूफैन से कहता है कि तुम्हारी इस छोटी गंदी गेम के बारे में हमें पहले से पता था, हमें कब से इस गेम के बारे में पता चल चुका था, इसी वजह से हम लोगों ने यहाँ पर अपनी गेम खेलनी शुरू की और तुम इस वक्त हमारी गेम के अंदर फंस चुके हो। मुझे पहले ये बात पता चल चुकी थी कि तुम यहाँ पर लोगों को मार नहीं रहे बल्कि उन सभी लोगों को गायब कर रहे हो। बाद में हो सकता है कि तुम इन्हें मार दो, लेकिन फिलहाल के लिए तुम इन सभी लोगों को किडनैप करके लेकर जा रहे हो। स्पेशली यहाँ पर लड़कियों का तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान है, इसी वजह से मैंने यहाँ पर किंग जैक को यूज। जैनमो से कहता है कि लड़के तुम वाकई में काफी ज्यादा तेज हो, तुम्हारा दिमाग काफी तेज चलता है और इसी वजह से तुम एक डिवाइनी कल्टीवेट होने के लायक हो। मुझे ये बताओ कि तुम्हें यहाँ पर इस बात का इतना विश्वास क्यों था कि मैं
मैं तुम्हारे इस चारे को उठा लूंगा, यानी कि मैं तुम्हारी इस जाल में फंस जाऊंगा। तुम्हारा जूफेन उसे कहता है क्या यहाँ पर तुम अंधे हो या फिर तुम स्टूपिड हो, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ दो ही लोग ऐसे हैं जो कि किंग जैंग की खूबसूरती को देखने के बाद यहाँ पर उसको किडनैप करने के बारे में नहीं सोचेंगे या फिर उसके साथ टेम्पटेड नहीं होंगे। एक तो अंधा होना चाहिए, दूसरा या फिर पागल होना चाहिए। सिर्फ दो ही लोग जहाँ पर इसको देखकर इतने ज्यादा इसके प्यार में नहीं पड़ेंगे। और तुम यहाँ पर इसको रेजिस्ट कैसे करते, तुम तो हो ही एक बहुत बड़े ठरकी। तुम्हारे जैसा एक महान ठरकी जब देख रहा था कि इतनी खूबसूरत लड़की मेरे साथ वहां पर रोमांस कर रही है और हम दोनों फ्लर्ट कर रहे, तुम मुझे देख नहीं पाए और उसके बाद तुम उसे उठाकर यहाँ पर ले आए। तो जैनमो से कहता है कि चलो ठीक है, मैं ये बात भी मान लेता हूँ कि तुमने यहाँ पर मेरे माइंड को रीड कर लिया कि मैं इतनी खूबसूरत लड़की को देखने के बाद रेजिस्ट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अब मुझे एक बात तो बताओ कि तुम मेरी रे फॉर्मेशन के अंदर से कैसे निकले। वो एक 7th ग्रेड की रे फॉर्मेशन थी जो सैक्रेड स्टोन के साथ बनाई गई थी। तुम्हारा जूफेन उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि बेवकूफ कहीं कि एक 7th ग्रेड की रे फॉर्मेशन मुझे रोक सकती है, मैं यहाँ पर 10th ग्रेड के रे फॉर्मेशन भी बना सकता हूँ। बात यहाँ पर सैक्रेड स्टोन्स की, तो तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ और सिर्फ तुम ही सैक्रेड स्टोन्स को यूज कर सकते हो। अपने पास से सैक्रेड स्टोन निकालता है और कहता है कि सैक्रेड स्टोन्स को यूज करने के मामले में मैं तुम्हारा ग्रैंड डैडी हूँ। तो ये देखने के बाद हमारे जूफेन के अपने एल्डर्स भी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि इस लड़के के पास यहाँ पर सैक्रेड स्टोन्स कहाँ से आ गए। तो जैनमो हंसना शुरू कर देता और कहता है कि मार्वलस लड़के, तू वाकई में बहुत ज्यादा कमाल के। मैं यहाँ पर तुम्हारी जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। तुम्हारे जैसे लोअर सेक्टर के यानी लोअर 3 सेक्टर्स में से एक लड़का यहाँ पर आता है जिसके पास सैक्रेड स्टोन्स है जो कि 10th ग्रेड के रे फॉर्मेशन बना सकता है। ये तो बड़ी अमेजिंग बात है। मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर वाकई में बहुत ज्यादा रेयर हो। तुम्हारे जैसा कल्टीवेटर जो है वो लोअर 3 सेक्टर्स में नहीं होना चाहिए बल्कि टॉप 3 सेक्टर्स में होना चाहिए। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊं, चाहे तुम यहाँ पर कितनी समझदार क्यों ना हो, चाहे तुम्हारे पास कितना ही बड़ा दिमाग क्यों ना हो, चाहे तुम कितने बड़े बड़े प्लान्स क्यों ना बना सकते हो, लेकिन एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ के सामने तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम्हारा वो छोटा सा ब्लडी बेबी, हालांकि वो भी काफी ज्यादा अच्छा इथेरियल स्टेज के मास्टर को उसने पीछे धक्का दे दिया, लेकिन इससे ज्यादा वो कुछ कर भी नहीं सकता। तुम भी इस वक्त रेडियंट स्टेज के 2nd लेवल पर हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम एक इथेरियल स्टेज के मास्टर का मुकाबला कर पाओगे? और साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है। जब वो अपनी शानदार पावर्स को रिलीज करता है उसे कहता है कि अब यहाँ पर आने के बाद भी तुम्हें यहाँ पर से भाग कर जाना होगा, यहाँ पे मेरे सामने घुटने टेकने होंगे और तुम्हारी यांग एनर्जी भी मैं बहुत ही जल्दी एब्जॉर्ब कर लूंगा। तुम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मरने के लिए आए हो, बेवकूफ कहीं के। और जब अपनी पावर्स को रिलीज करता है सभी एल्डर्स पीछे की तरफ बढ़ जाते हैं और कहते हैं कि इसका प्रेशर जरा महसूस करके देखो। ये इथेरियल स्टेज के 5th लेवल पर है। एक इथेरियल स्टेज की 5th लेवल का बच्चा इतना ज्यादा पावरफुल है। फाइट के सेक्टर का एल्डर कहता है कि ये लड़का इतना पावरफुल है कि अगर मैं भी इसे फाइट करूं तो मैं भी श्योर नहीं हूं कि मैं इस लड़के को हरा पाऊंगा या नहीं, क्योंकि ये इथेरियल स्टेज के 5th लेवल पर और मेरा लेवल इससे भी लो है। तो जैनमो के पास वहां पर जिन और जैंग की फायर होती है। जिन और जैंग फायर को कंबाइन करने की वजह से उसकी पावर्स पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होती है। तो वो जूफेन से कहता है क्या तुम यहाँ पर देख पा रहे हो, ये जिन और जैंग फायर है। क्योंकि वहां पर एल्डर्स उसके प्रेशर को महसूस कर रहे होते हैं और कहता है कि हम लोग तो यहाँ पर इसके प्रेशर को भी झेल नहीं पा रहे, इसका प्रेशर बहुत ज्यादा है। तुम्हारा जूफेन उसे कहता है कि तुम्हारी डिमोनिक फ्लेम तो काफी ज्यादा अच्छी है, ये जिन और जैंग फ्लेम का यूनियन तुमने बहुत ही अच्छा बनाया है, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर कुछ ना कुछ तो बताना होगा क्योंकि तुम कुछ ज्यादा ही एरोगेंस हो। सुनने के बाद जैनमो भी काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि ये क्या, ये लड़का यहाँ पर मेरी फ्लेम्स की वजह से अफेक्टेड क्यों नहीं हो रहा, मैं यहाँ पर इसके ऊपर प्रेशर डाल रहा हूँ। क्योंकि हमारा जूफेन वहां पर अपनी आंखों में अजूरे फ्लेम्स को एक्टिवेट किए हुए होता है। तो वो सोच रहा होता है ऐसा नहीं हो सकता है, एक रेडियंट स्टेज के एक्सपर्ट को यहाँ पर डर के मारे कांप रहा होना चाहिए था। ये तो बिल्कुल ऐसी होगा जैसे एक लाइन एक वाइपर के सामने आ जाए। तो हालांकि दोनों यहाँ पर बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। वाइपर किसी की जान ले सकता है अपने पॉइजन से, जबकि लाइन जो होता है किसी को अटैक करके उसको चीर फाड़ सकता है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से डरते नहीं है। क्या वाकई में यहाँ पर ये केस है? फिर साथ ही जैनमो कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मुझे लगता है कि ये लड़का मुझे सामने बस स्टाफ बनने की नौटंकी कर रहा है। एक बार जब मैं इसके ऊपर अटैक करूंगा तो खुद ही ये डर कर भाग जाएगा। तो वो कहता है कि लड़के अब अफसोस करने का वक्त नहीं रहा, अब तुम्हारे पर अटैक करने की बारी है। जबकि मेरा जूफेन उसे कहता है कि तुम एक बहुत ही बेवकूफ इंसान हो, तुम यहाँ पर फाइट शुरू होने से पहले अपने सारे के सारे ट्रम्प कार्ड्स मुझे दिखा चुके हो। मुझे पता चल चुका है कि तुम्हारे पास रेडियंट स्टेज के 5th लेवल की पावर है, साथ ही जिन एंड जैंग की फ्लेम्स है, इसके अलावा तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। सीनियर डिमोनिक कल्टीवेटर होने के नाते मुझे लगता है कि तुम्हारे जैसे यंगस्टर्स को मुझे यहाँ पर कुछ सिखाना चाहिए। मैं यहाँ पर तुम्हें सबक सिखाता हूँ जो तुम्हें बाकी की सारी जिंदगी याद रहेगा। इसी के साथ ही जैनमो अपनी फायर को रिलीज करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है। तो वो जो सोल अटैक होता है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, वो सोल फायर का अटैक होता है और वहां पर नीचे एक जबरदस्त धमाका होता है। तो राइट सेक्टर के एल्डर्स कहते हैं ये सोल अटैक था, इतना ज्यादा पावरफुल सोल अटैक, अगर मैं वहां पर होता तो मैं भी इससे नहीं बच पाता। रेडियंट स्टेज के एक्सपर्ट के तो बचने के चांसेस ही बहुत ज्यादा लो है, ये लड़का नहीं बच पाएगा। तो जैनमो जब अपना अटैक कर बैठता है तो उसके बाद वो देखता है कि हमारा जूफेन जो होता है उसने बड़ी आसानी से अपने हाथ के साथ उसको ब्लॉक कर लिया होता है। तो वहां जूफेन उसे कहता है कि तुम यहाँ पर अपने दुश्मन को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर डिमोनिक कल्टीवेशन के दौरान किसी डिमोनिक कल्टीवेटर को अपने से कम आंकना, अपने दुश्मन ना मानना, ये बहुत बड़ी गलती होती है। मैंने तुम्हें पहले यहाँ पर बेवकूफ कह दिया, इससे ज्यादा मैं तुम्हें क्या कहूँ। तो जैनमो उसे कहता है वो तो सिर्फ और सिर्फ एक कैजुअल स्ट्राइक थी, अब यहाँ पर मैं तुम्हारे पर दूसरी स्ट्राइक लगाता हूँ, अब देख रहे हो तुम नहीं बचोगे। जैसे वो अटैक करने लगता है तुम्हारा जूफेन अपनी आई ऑफ द वॉइड को यूज करते हुए उसके पीछे पहुंच जाता है और कहता है कि
तुम कहाँ पर देख रहे हो। और इसी के साथ ही वो उसके मुंह पर पंच मारने लगता है और कहता है कि अब यहाँ पर तुम्हारे दांत टूटने वाला है, जिससे तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द होगा। और वो उसके मुंह पर एक पंच दे मारता है। जैसे हमारा सुपर उसके मुंह पर पंच मारता है तो वो जाकर ग्राउंड के ऊपर गिरता है और इसी के साथ ही वहीं पर बेहोश हो जाता है। तो यहाँ पर एपिसोड 526 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। दी बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 527 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारे जू फैन की एंट्री होती है और जू फैन जो होता है वो उस लड़के के मुंह पर एक जबरदस्त पंच मारता है। पंच के साथ वो डिमोनिक कल्टीवेटर जो होता है वो ग्राउंड के ऊपर गिरता है। वहां पर ऐसा लगता है जैसे वो बेहोश हो गया है। थोड़ी देर के बाद वो फिर से उठकर खड़ा हो जाता है। वो उठकर खड़ा होता है, काफी गुस्से में होता है। वो गाली देते हुए कहता है कमीने कहीं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे पास स्नीक अटैक करने की। फिर साथ ही वो सोच रहा होता है कि इस लड़के की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकती है, ये तो सिर्फ और सिर्फ रेडियंट स्टेज के सेकंड लेवल पर है। तो हमारा जू फैन फिर से उसके करीब पहुंच जाता है और उसे कहता है कि तुम जहां पर अपने दुश्मन को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे और ऊपर से अब जहां पर तुम ये कह रहे हो कि मैंने तुम्हारे पास स्नीक अटैक किया, ये तो सिर्फ और सिर्फ लेम बहाने हैं। तुम्हें क्या लगता है किस तरह के बहाने बनाकर तुम जहां पर अपनी रेपुटेशन को बचा पाओगे। और इसी के साथ ही जू फैन फिर से उसे पंच मारता है और ये पंच भी उसे काफी ज्यादा भारी पड़ता है। ऊपर वाली दीवार के साथ जाकर पटकता है। ये देखकर सभी एल्डर्स, रूहुआ उसके साथियों और साथ ही हमारे जू फैन के एल्डर्स, वो सभी लोग काफी हैरान हो रहे होते हैं। हमारा जू फैन मास्टर जैंग से कहता है कि मास्टर जैंग जैसा कि तुमने गैस किया था ये बिल्कुल वैसा ही है। ये किसी बड़े सेक्टर का बिगड़ा हुआ एक लड़का है जो सिर्फ और सिर्फ गेम्स खेलना जानता है, लेकिन असल में इसके पास इतनी स्ट्रेंथ है नहीं जितनी ये शो करवाने की कोशिश कर रहा था। तो मास्टर जैंग उसे कहते हैं कि इस बंदे को तो पता ही नहीं है कि एक असली डेविल कल्टीवेटर होता क्या है। अब यहाँ पर तुम इसे बताओ कि एक असली डेविल कल्टीवेटर क्या होता है और इसका एक मास्टर बनकर दिखाओ कि एक मास्टर कैसा होता है। साथ ही वो डिमोनिक कल्टीवेटर हान मो जो होता है उसके सामने दोबारा से लैंडिंग करता है और इस बार उसकी पावर्स पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है। उसने अपनी बॉडी के ऊपर कवर को भी एक्टिवेट किया होता है और साथ ही वो अपनी यूनियन फ्लेम्स को भी यूज कर रहा था जिन और जैंग की। तो जब उसकी पावर्स बढ़ जाती है तो हमारा जू फैन कहता है लगता है कि ये लड़का अब यहाँ पर सीरियस होने वाला है क्योंकि इसने यहाँ पर अपनी फायर्स और अपने कवच को एक्टिवेट कर लिया है। तो जब वो वहां पर अपनी फायर्स को एक्टिवेट करता है तो इसी के साथ ही जू फैन को पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। तो हमारा जू फैन कहता है लगता है कि इसकी फ्लेम्स जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है जिसकी वजह से ये अब सीरियस होकर अटैक करने वाला है। तो जू फैन अपने किलिन के बाजू को सामने करते हुए उसके पंच को ब्लॉक करता है। जब वो पंच को ब्लॉक कर रहा था तो हान मो से कहता है कि ये मेरी जिन और जैंग की फ्यूजन फ्लेम है, देखता हूं कि तुम इसको ब्लॉक कर पाते हो या नहीं। और हमारा जू फैन पीछे जाकर दीवार के साथ पटकता है और दीवार को तोड़ते वहां पर से बाहर गिर जाता है। वहां पर एक बड़ा सा होल हो जाता है क्योंकि वो लोग बड़ी सी केव के अंदर होते हैं। तो वो उसे कहता है कि लड़के तुमने यहाँ पर ये कहा कि मैं एक बहुत बड़ा बेवकूफ हूँ जो यहाँ पर ये नहीं जानता कि अपने ओपोनेंट को एस्टिमेट कैसे किया जाता है। मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट नहीं किया बल्कि मैं उस वक्त सीरियस नहीं था। अगर मैं यहाँ पर शुरू से ही सीरियस हो जाता तो फिर तुम्हारे बचने के चांसेस ही नहीं थे। तो यहीं पर हमें राइटियस सेक्टर के एल्डर को दिखाता है कि एल्डर कहता है कि ये तो हीलियन फ्लेम का फर्स्ट जीनियस है जिसका नाम जैन मो है। तो अब हमें यहाँ पर समझ आ गई है। मुझे लगता है कि जू फैन के इसके सामने जीतने के कोई चांसेस नहीं है क्योंकि अपर 3 सेक्टर्स में से फर्स्ट जीनियस हीलियन सेक्टर का जैन मो ये तो उसको बड़ी आसानी से हरा सकता है। लगता है कि हम सभी लोग यहीं पर मरने वाले हैं। लेकिन इसी के साथ हमारा जू फैन फिर से वहां पर वापस आ जाता है। तो वहां पर धुएं के अंदर से निकलकर आ रहा था और उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर जिन और जैंग को यूनियन किया जिसकी वजह से तुम यहाँ पर जिन और जैंग फ्लेम को यूज कर सकते हो। ये काफी अच्छी ट्रिक है और काफी पावरफुल भी है। तो यहाँ पर मेरे किलिन के बाजू को भी बुरी तरह से हर्ट कर दिया। हालांकि मेरे किलिन का बाजू जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि ये एक सैक्रेड बीस्ट का बाजू है, इसी वजह से इसके ऊपर ज्यादा दर्द नहीं होना चाहिए था। मुझे लगता है कि अब यहाँ पर तुम सीरियस होते जा रहे हो। अब जबकि तुम सीरियस हो रहे हो तो फिर मुझे भी यहाँ पर सीरियस होना होगा। तुम्हारा जू फैन कहता है कि थोड़ी देर पहले तक ये सिर्फ और सिर्फ एक ठरकी लड़की बाज था, लेकिन अब देखो यहाँ पर ये सीरियस हो गया और सीरियस मोड में आ गया है। यही तो फर्क है लोअर लेवल के सेक्टर्स और हायर लेवल के सेक्टर्स के डिसाइपल्स में। जब वो सीरियस होते हैं तो वो सीरियस फाइट करते हैं और जब वो मजाक में होते हैं तो वो मजाक में ही रहते हैं। अब मुझे भी यहाँ पर सीरियस होना ही पड़ेगा। और दूसरी तरफ से जैन मो वहां पर सोच रहा था कि ये लड़का सिर्फ और सिर्फ सेकंड लेयर रेडियंट स्टेज एक्सपर्ट है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर मेरी जिन और जैंग फ्लेम्स को भी ब्लॉक कर रहा है और साथ ही मेरे सभी के सभी अटैक्स को ब्लॉक किए जा रहा है। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर सीरियस होकर फाइट करनी पड़ेगी क्योंकि आज से पहले यहाँ पर मुझे इस तरह की फाइट में कभी इतना मजा नहीं आया। मुझे यहाँ पर काफी खतरा महसूस हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये मेरे उस ओपोनेंट वो किंग क्यू के बराबर ही है। तो वो जू फैन से कहता है तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हें वो किंग क्यू के बराबर ही समझने वाला हूँ क्योंकि मैं उसे समझता हूँ कि वो मुझसे बेस्ट है और मुझे लगता है कि अब यहाँ पर तुम्हें हरा कर मुझे लगेगा कि मैं उसको हरा चुका हूँ। और इसी के साथ ही हमारा जू फैन उसके ऊपर अटैक करने के लिए उसके करीब पहुंच जाता है और उसे कहता है कि अब मैं यहाँ पर तुम्हें अपनी पावर्स दिखाता हूँ। वो अपने किलिन वाले हाथ के साथ जब उसके ऊपर अटैक करता है तो इसी के साथ ही जैन वो पीछे की तरफ हटते हुए अपनी जिन और जैंग वाली फ्लेम को सामने की तरफ करते हुए एक शील्ड बनाता है और उसको ब्लॉक करता है। साथ ही अपने एक स्पेशल स्किल जिसका नाम जैंग एक्सप्लोजन होता है उसको यूज करता है। जब वो वहां पर फ्यूजन फ्लेम के साथ अटैक करता है तो वहां पर आग का एक बहुत ही जबरदस्त धमाका होता है और उस धमाके के साथ आग का पूरा एक पिलर बनता है, लेकिन साथ ही जिन ने उसको कवर
कवर किया होता है। और उस धमाके के बाद जानवो वहां पर सोच रहा होता है कि लड़का चाहे कितना स्ट्रॉन्ग क्यों ना, इसकी बॉडी कमजोर है और यहाँ पर इस अटैक को ये नहीं बॉल ब्लॉक कर पाएगा। लेकिन हमारा ज़ूफैन उस अटैक के बीचों बीच से निकलता है, अपने क्लीन वाले हाथ को यूज करते हुए उसके फेस की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि देखता हूं कि तुम यहाँ पर मेरे अटैक को कैसे ब्लॉक कर पाते हो। यहीं पर हमारी एपिसोड 527 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, द बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 528 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा ज़ूफैन मार खाने के बाद फिर से वहां पर से निकल कर आता है और सीधा उसके मुंह के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो अपने क्लीन वाले हाथ के साथ जब उसके मुंह के ऊपर अटैक करने लगता है और अपने बड़े से हाथ को आगे बढ़ाकर उसके ऊपर अटैक करता है तो उसे एक जबरदस्त हिट लगती है, लेकिन वो जंप करते पीछे की तरफ हट जाता है। साथ ही अपने पास एक डिमोनिक ट्रेजर निकाल लेता है। उसके पास एक डबल वेपन होता है, एक डबल हेलबर्ड होती है जो कि 9th ग्रेड का डिमोनिक ट्रेजर होता है। तो हमारा ज़ूफैन उसे कहता है कि तुम तो वाकई में काफी ज्यादा रिच हो जो इस तरह के 9th ग्रेड के डिमोनिक ट्रेजर को फाइट में यूज कर रहे हो। जबकि दूसरी तरफ से जैनमो वहां पर यह सोच रहा होता है कि ये लड़का एक बच्चा है या फिर एक मॉन्स्टर है, इसकी स्ट्रेंथ देखो, इसकी कल्टीवेशन के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं करती। तो वो उसे कहता है कि अब मैं यहाँ पर तुम्हें हाई परफॉर्म रैंक की मार्शल आर्ट सिखाने वाला हूं और इसी के साथ वो अपनी हाई परफॉर्म रैंक की मार्शल आर्ट, इसका नाम ट्विन ड्रैगन डिवावर होता है, उसको यूज करता है। जैसे वहां पर ड्रैगन डिवावर टाइप के मार्शल आर्ट्स के स्किल को यूज करते हुए उसके ऊपर एक स्ट्राइक लगाता है। तो हमारा ज़ूफैन कहता है कि ड्रैगन वाले स्टाइल तो मेरे पास भी है। इसी के साथ ही हमारा ज़ूफैन वहां पर अपनी डिवावरिंग ड्रैगन की रेड स्टाइल 1 को यूज करते हुए सामने की तरफ अपने हाथ को घुमाकर उसके ऊपर एक स्ट्राइक लगाता है और उसका ड्रैगन जो होता है पूरी तरह से वहां पर थंडर के अंदर कवर होता है, क्योंकि ज़ूफैन ने यहाँ पर काफी अच्छे से अपने आप को इंप्रूव किया है। तो उसका जो ड्रैगन है वो भी काफी ज्यादा पहले से बेहतर हो चुका है। तो वो उसकी स्ट्राइक के साथ अपने ड्रैगन को वहां पर टकराता है। दोनों के आपस में टकराने की वजह से एक जबरदस्त धमाका होता है और धमाके के हटने के बाद दिखाता है कि हमारा ज़ूफैन बड़ी तेजी के साथ उसके बीच से निकलकर फिर से यानमो के ऊपर अटैक करने के लिए उसके करीब पहुंच जाता है और यानमो भी इस बात से काफी हैरान होता है। वो कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, मैंने यहाँ पर 9th ग्रेड के डिमोनिक ट्रेजर के साथ इसके ऊपर अटैक किया, लेकिन ये लड़का 9th ग्रेड के डिमोनिक ट्रेजर को भी अवॉइड करके यहाँ पर मेरे करीब पहुंच आया है। तुम्हारा ज़ूफैन उसके करीब पहुंचने के बाद गम गम करते हुए उसके ऊपर बहुत सारे पंचेस मारता है। तुम्हारा ज़ूफैन बार बार उसके ऊपर पंचेस मार रहा था और वो बार बार अपनी शील्ड के साथ पंचेस को ब्लॉक कर रहा है। यानमो कहता है कि ये लड़का ना सिर्फ यहाँ पर पावरफुल है बल्कि ये लड़का जो है इसकी बॉडी भी इनडिस्ट्रक्टेबल है, यानी कि मैं जितनी बार भी इसके ऊपर अटैक करता हूँ इसकी बॉडी के ऊपर अभी तक एक खरोश भी नहीं आई, यानी कि इसकी बॉडी जो है इसके इर्द गिर्द एक बहुत ही पावरफुल शील्ड है। तुम्हारा ज़ूफैन जो होता है वहां पर डेविल स्माइल देते हुए बार बार उसके ऊपर गम गम करते हुए पंचेस मार रहा होता है। ये देखकर मास्टर जून जो होते हैं वो साइड के ऊपर बैठे देख रहे होते हैं और कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये लड़का यानमो जो है ये हिलियन फ्लेम सेक्टर का फर्स्ट जीनियस है। फर्स्ट जीनियस होने का मतलब यह है कि बाकी के जितने भी लोअर लेवल के सेक्टर्स हैं वो सभी इसके सामने टिक भी नहीं सकते, लेकिन ये लड़का ज़ूफैन अभी तक इसके सामने टिक पाया है। मैं तो यहाँ पर इस बात से बहुत ज्यादा हैरान हो रहा हूँ कि ये लड़का ज़ूफैन अभी तक उसके सामने कैसे टिक पा रहा है। क्या ये वाकई में एक रेडियंट स्टेज के सेकंड लेवल का स्टूडेंट है या फिर ये कोई एल्डर है। तो इसी के साथ ही हमारे मास्टर यांग जो होते हैं वो उसे कहता है कि तुम तो यहाँ पर जानते नहीं हो कि यहाँ पर इस बच्चे के साथ क्या होने वाला है, यानी यानमो के साथ यहाँ पर क्या होने वाला है, तुम ज़ूफैन को अच्छे से नहीं जानते। मास्टर जून उसे कहता है कि इस बात का क्या मतलब है। तो मास्टर यांग उसे कहते हैं कि हमारा डिसाइपल जो है ये बटलर ज़ूफैन जो कि इन सभी डिसाइपल्स का लीडर है वो ऐसी लीडर नहीं बन गया बल्कि उसके पास कुछ ना कुछ कैपेबिलिटीज थी, इसी वजह से वो लीडर बना है। और अगर तुम्हें लगता है कि यहाँ पर हीलियम फ्लेम सेक्टर का लड़का उसे आसानी से हरा देगा तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला, क्योंकि हमारा ज़ूफैन भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। हम लोग ज़ूफैन को जानते हैं, हमें लगता है कि ज़ूफैन के सामने हीलियम फ्लेम सेक्टर का ये लड़का यानमो जो फर्स्ट जीनियस अपने आप को कहलाता है वो एक गटर के चूहे के ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो यून उसे कहता है कि तुम लोग बस यहाँ पर कुछ ज्यादा ही उसकी लंबी लंबी हाँक रहे हो। हाँ ये बात ठीक है कि वो लड़का अभी तक यहाँ पर उसके सामने टिका हुआ है, लेकिन जब वहां पर से यानमो अपनी इथेरियल स्टेज की सोल फ्लेम्स को यूज करेगा तो उसके बाद ये लड़का उसके सामने टिक नहीं पाएगा। लेकिन यही बात यहाँ पर काफी हैरानी की है कि वो रेडियंट स्टेज के सेकंड लेवल पर होते हुए भी उसके अटैक्स को ब्लॉक कर रहा है, लेकिन क्या तुम्हें क्या लगता है कि वो कितनी देर तक अटैक्स को ब्लॉक कर पाएगा। जबकि रूहुआ उसे कहते हैं कि एल्डर जून मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर उसके बारे में उल्ट नहीं कहना चाहिए बल्कि आपको उसके बारे में अच्छा कहना चाहिए, वो हमारे लिए यहाँ पर फाइट कर रहा है। अगर ज़ूफैन अपनी फाइट को हार जाता है तो फिर हम सभी लोग यहाँ पर मरने वाले हैं। एल्डर जून उसकी बात सुनने के बाद कहता है ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक है, और इसी के साथ ही दिखाता है कि यानमो जो होता है अपनी हेलबर्ड लेकर हमारे ज़ूफैन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन हमारा ज़ूफैन उसकी हेलबर्ड को हाथ में पकड़ लेता है और उसे कहता है मैंने तुम्हें पकड़ लिया। और इसी के साथ ही हमारा ज़ूफैन जोर लगाता है तो उसकी हेलबर्ड को ही तोड़ देता है, यानी कि उसके 9th ग्रेड के डिमोनिक ट्रेजर को बड़ी आसानी से वो हाथ से ही तोड़ देता है। तो ये देखकर एल्डर जून को झटका लगता है। एल्डर जून कहता है कि ये कैसे हो गया, इस लड़के ने ये कैसे कर दिया, इसने 9th ग्रेड के डिमोनिक ट्रेजर को ऐसे तोड़ दिया जाके जैसे कि लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा हो। आज इस लड़के के बाजू के अंदर ऐसा क्या है और इसका बाजू इतनी ज्यादा रेड कलर का क्यों दिखाई दे रहा है, क्या इसने यहाँ पर कोई डिमोनिक टेक्निक को यूज किया है। तो हमारा ज़ूफैन फिर से पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है, वो जाकर यानमो को पंच मारता है, लेकिन यानमो जल्दी से जंप करते हुए पीछे की तरफ हट जाता है और कहता है मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं यहाँ पर क्या करूं, आखिर इस लड़के ने कौन
सी डिमोनिक कल्टीवेशन टेक्निक को यूज करते हुए बॉडी को टेम्पर किया है। इसकी बॉडी तो यहाँ पर स्टील की तरह बहुत हार्ड है और इसने यहाँ पर अपनी मुट्ठी को बंद करके मेरे 9th ग्रेड के डिमोनिक ट्रेजर को तोड़ दिया। मुझे लगता है कि अगर मैं यहाँ पर इसके क्ला में पकड़ा गया तो ये तो मेरी हड्डियां तक तोड़ देगा, क्योंकि मेरी बॉडी के अंदर जो बॉडी टेम्परिंग टेक्निक है वो इतनी स्पेशल नहीं है। मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फ्लेम्स के ऊपर ही फोकस करता रहा हूँ, वजह से मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर कुछ और मेथड्स को यूज करना पड़ेगा। टर्मो कहता है कि हालांकि मैं एक बहुत ही महान सेक्टर का फर्स्ट डिसाइपल हूँ, लेकिन इसके बावजूद मुझे यहाँ पर बैटरी ट्रिक्स को यूज करना पड़ेगा ताकि मैं इस मॉन्स्टर लड़के को सबड्यू कर सकूं। अगर मैंने इस लड़के को सबड्यू नहीं किया तो फिर मैं यहाँ पर हार जाऊंगा। और इसी के साथ ही वो साइड के ऊपर देखता है तो उसे वहां पर सिस्टर चूचू दिखाई देती है, तो वो बड़ी तेजी के साथ सिस्टर चूचू यानी किंग चैंग की तरफ आगे बढ़ता है ताकि वो जाकर उसे हॉस्टेज बना सके। तुम्हारा ज़ू-फैन कहता है तो ये यहाँ पर चूचू की तरफ आगे बढ़ा है, तो वो चूचू की तरफ आगे बढ़ रहा था। चूचू उसकी तरफ देख रही होती है कि अब यहाँ पर क्या होगा, क्या ये उसके पास पहले पहुंचेगा या ज़ू-फैन उसे बचाने के लिए वहां पर पहले पहुंचेगा। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 528 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 529 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जानमो जो होता है वो किंग चैंग की तरफ आगे बढ़ता है ताकि जाकर उसके ऊपर अटैक कर सके या फिर उसे बंदी बना सके। हमारा ज़ू-फैन जो होता है उसे उसकी तरफ जाते हुए देखकर बड़ी तेजी के साथ उसकी तरफ आगे बढ़ता है ताकि वो सामने जाकर उसे रोक सके। तो किंग चैंग भी देखकर काफी हैरान हो रही होती है कि अब उसके करीब पहुंच जाएगा। तो जानमो अपने जो उसके पास एक बचा हुआ 9th ग्रेड का डिमोनिक ट्रेजर होता है उसके साथ जैसे उसके करीब पहुंचता है तो हमारा ज़ू-फैन उसके सामने पहुंच जाता है और सामने पहुंचने के बाद उसके डिमोनिक ट्रेजर को अपने हाथ में पकड़ लेता है। तो जानमो कहता है कि मुझे पता था, मुझे लगा ही था, मैंने यहाँ पर यही हिसाब लगाया था, मुझे लगा था कि इस लड़की की केयर तुम्हें बाकी सभी से बहुत ज्यादा है। और लास्ट टाइम तुमने उस होटल के अंदर मुझे कहा कि तुमने वहां पर फेक शो दिखाया था, तुम्हें वो फेक शो नहीं था बल्कि वो रियल शो था। ज़ू-फैन से कहता है कि इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि अगर यहाँ पर वो रियल शो था या फिर फेक शो था। यहाँ पर किसी और को इस फाइट में इंटरफियर करने नहीं दूंगा क्योंकि हम दोनों की यहाँ पर आपस की फाइट है, तो हम दोनों यहाँ पर आपस में फाइट को सुलझाएंगे। और वैसे मैं इन सभी लोगों को यहाँ पर बचाने के लिए आया तो फिर मैं यहाँ पर किसी को इतनी आसानी से मरने कैसे दे सकता हूँ। जानमो से कहता है क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम यहाँ पर ये सोचते हो कि तुम यहाँ पर सभी को बचाने के लिए आए और सभी के लिए तुम ऐसा करोगे। और इसी के साथ ही जानमो वहां पर चुटकी बजाता है, साइड के ऊपर फायर से अटैक करता है और वहां पर उनके राइट के सेक्टर की एक लड़की को जला देता है और वो लड़की वहां पर जल जाती है। तो वो जोर जोर चिल्ला रही होती है। तुम्हारा ज़ू-फैन जो होता है उसकी तरफ आगे नहीं बढ़ता, उसको बचाने के लिए साइड के ऊपर नहीं जाता। तो जानमो कहता है कि देखो अब यहाँ पर तुम इसको क्या कहोगे, मुझे पहले से पता था कि तुम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस लड़की की ज्यादा परवाह करते हो जिसकी वजह से तुम इस लड़की को बचाने के लिए आए, लेकिन बाकी सभी को बचाने के लिए तुम अपनी जान को दांव पर नहीं लगा रहे। ज़ू-फैन उसकी बात सुनने के बाद खामोश होता है क्योंकि वो भी इस बात से एग्री करता है किसी और को बचाने के लिए वो ये कभी नहीं करता जो वो किंग चैंग को बचाने के लिए कर रहा है। तो जानमो से कहता है कि अब यहाँ पर जितना ज्यादा तुम खामोश रहोगे मुझे उतना ज्यादा पता चलता जाएगा कि इस लड़की की तुम्हें बहुत ज्यादा परवाह है। यहाँ पर से देखकर ही बता सकता हूँ कि इस लड़की की तुम्हें कितनी ज्यादा परवाह है। लास्ट टाइम जब मैंने इस लड़की को नीचे गिरा लिया था उस वक्त मैं इस लड़की के साथ कुछ करने वाला था और अगर तुम यहाँ पर अपने ब्लडी बेबीज के अंदर डाला हुआ था तो उस वक्त अगर मैं यहाँ पर डुअल कल्टीवेशन करने के दरमियान होता उस वक्त तुम ब्लडी बेबी से एक शॉट में मुझे मार सकते थे, लेकिन तुमने मुझे यहाँ पर इस लड़की के कपड़े उतारने से पहले मेरे पर अटैक कर दिया, यानी कि बहुत ज्यादा उतावले हो गए थे कि इस लड़की को हाथ भी ना लगाया जाए। और उसी वक्त मुझे समझ आ गई थी कि तुम इस लड़की से इसको बचाना नहीं चाहते या फिर इसके साथ कोई सिंपैथी नहीं हुई, बल्कि तुमने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा गुनाह किया है जो एक डिमोनिक कल्टीवेटर के लिए टैबू है। तुमने एक लड़की से प्यार कर लिया, ये तुम्हारी सबसे बड़ी फैटल वीकनेस बनने वाली है। और इसी के साथ वो फिर से किंग चैंग के ऊपर अटैक करता है, लेकिन हमारा ज़ू-फैन सामने होकर अपने हाथ को सामने करता है, उसके अटैक को ब्लॉक करता है। जानमो से कहता है कि देखा मैंने तुम्हें कहा ना कि एक डिमोनिक कल्टीवेटर की जिंदगी में प्यार सबसे बड़ा टैबू होता है और तुमने ये टैबू कर दिया और अब यहाँ पर तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी यही लड़की है और तुम यहाँ पर हारने वाले हो। डिमोनिक कल्टीवेटर की कोई कमजोरी नहीं होनी चाहिए, मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ, मेरी कोई कमजोरी नहीं है, मैं इन लड़कियों के जिस्म को यूज करता हूँ फिर इनको फेंक देता हूँ। और इसी के साथ वो बार बार किंग चैंग के ऊपर अटैक कर रहा था, लेकिन ज़ू-फैन सामने खड़ा होकर अपनी बॉडी के साथ उन सभी अटैक्स को ब्लॉक कर रहा होता है। वो नहीं चाहता किंग चैंग को यहाँ पर नुकसान पहुंचे। तो किंग चैंग में पीछे खड़ी सब कुछ देख रही होती है और उसे कहती है ज़ू-फैन प्लीज ऐसा मत करो, लेकिन हमारा ज़ू-फैन जो होता है उसके सामने खड़ा होता है और वो अपने बिलीफ का पक्का है, वो इसे बिल्कुल भी कुछ नहीं होने देगा। तुम्हारा ज़ू-फैन कहता है कि मैं इसे इसी तरह से कंटिन्यू रहने नहीं दे सकता, कोई भी अटैक स्लिप होकर किंग चैंग को लग सकता है। तुम्हारा ज़ू-फैन सामने की तरफ एक स्ट्राइक लगाता है और इसी स्ट्राइक के साथ पीछे की तरफ बढ़ता है और किंग चैंग से कहता है कि मुझे जरा कस के पकड़ लो, और वो किंग चैंग को पकड़ता है, बड़ी तेजी के साथ वहां पर से भागने की कोशिश करता है। जानमो से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि
तुम जहाँ पर से भागकर जा सकते हो, मैं तुम्हें इस लड़की को यहाँ पर से ले जाने नहीं दूंगा। इसी के साथ वो पीछे से उसके ऊपर काफी सारी स्ट्राइक्स लगाता है, वो एनर्जी के साथ तुम्हारे जू फैन के पास स्ट्राइक्स लगाता है। तुम्हारे जू फैन को वहीं पर रुककर उसके अटैक्स को ब्लॉक करना पड़ता है। तुम्हारा जू फैन उसने एक हाथ में किंग चैंग को पकड़ रखा होता है, दूसरे हाथ के साथ अटैक्स को ब्लॉक कर रहा होता है। तो मास्टर यून कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि लड़का इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसने एक हाथ में एक लड़की पकड़ रखी है और दूसरे हाथ के जहां पर अटैक्स को ब्लॉक किए जा रहा है। जबकि यानमो भी काफी हैरान होता है और कहता है एक हाथ के साथ ही यहाँ पर मुझे काफी टफ टक्कर दे रहा है। मुझे लगता है कि अब मुझे यहाँ पर इस तरह महसूस हो रहा है कि जैसे ये दिखाना चाहता है कि मैं बेकार इंसान हूं और मैं यहाँ पर तुम्हारे सारे अटैक्स को एक हाथ से भी ब्लॉक कर सकता हूं। मैं यहाँ पर इसके एरोगेंस को ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। और इसी के साथ ही वो कहता है कि अब मुझे यहाँ पर स्पेशल टेक्निक को यूज करना पड़ेगा, जिस टेक्निक को मैंने यहाँ पर अपने बिटर एनिमी के लिए बचा कर रखा हुआ था, जिसको मैंने यहाँ पर उस दुश्मन के लिए जिसका नाम वू किंग यू है उसके लिए बचा कर रखा था। और इसी के साथ ही वहां पर वो स्पेशल टेक्निक को रिलीज करता है। वो एक सोल डोमेन होती है, उसके पास एक स्पेशल बैरियर क्रिएट करने की पावर होती है, जैसी कि 5 इंफॉर्मेशन मास्टर्स की बात होती है। जू फैन भी ये देखने के बाद काफी हैरान होता है और कहता है कि इस लड़के ने यहाँ पर सोल डोमेन को क्रिएट कर लिया। जबकि यानमो हंसते हुए उसे कहता है क्या तुमने यहाँ पर ये सोचा था कि मेरे पास इस तरह की पावर्स भी हो सकती हैं? ये मेरी सोल डोमेन है जो सिर्फ और सिर्फ इथेरियल स्टेज के मास्टर्स ही बना सकते हैं। सोल डोमेन किसी किसी के पास होती है और मेरी सोल डोमेन इतनी पावरफुल है कि इथेरियल स्टेज का मास्टर भी इसके अंदर फंसने के बाद निकल नहीं सकता। इस वक्त इस पूरी केव के अंदर जहां तक मेरी फॉर्मेशन है, इस फॉर्मेशन के जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे मेरी फिंगर टिप्स के ऊपर है, यानी कि अगर मैं जिसे भी चाहूं अपनी फॉर्मेशन के अंदर उसे चुटकी बजाकर मार सकता हूं। तो देखते हैं कि अब यहाँ पर तुम्हें किस किस को बचा पाते हो। तुम्हारा जू फैन कहता है कि उन 5 मास्टर्स ने यहाँ पर इस तरह की एक शील्ड को बनाया था जब मैं कल्टीवेट करने के लिए गया था, जब मैंने ड्रैगन पावर्स को लिया था। चलो जैसे तैसे मैं इस फॉर्मेशन से डील कर सकता हूं, मैं इस डोमेन सोल डोमेन को हरा सकता हूं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है, बल्कि बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर किंग चैंग है और वो किंग चैंग की तरफ देखता है। तो किंग चैंग उसकी तरफ देख रही होती है और यकीन मानो कि मुझे ये सीन बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। पता नहीं बीच में ये बेकार सा लव सीन क्यों डाल दिया इन्होंने। इतनी अच्छी से फाइट हो रही होती है और बीच में आकर ये किंग चैंग घुस जाती है, जो कि आकर जू फैन को कमजोर कर देती है। और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई लड़की आकर इसको कमजोर कर दे। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हो ये कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? द बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 530 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जहां पर वो डिमोनिक कल्टीवेटर यानमो होता है वो अपनी स्पेशल डोमेन पावर्स को रिलीज करता है जब वहां पर सोल डोमेन को एक्टिवेट करता है। तो वहां जू फैन भी इस बात से काफी हैरान होता है और कहता है कि अब यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, मुझे यहाँ पर किंग चैंग को भी बचाना और साथ ही यहाँ पर अपने आप को और बाकी के सभी लोगों को भी बचाना है। और साथ ही वो किंग चैंग की तरफ देख रहा होता है। तो इसी के साथ ही यानमो बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है मेरी इस डोमेन के अंदर जो भी चीज है, जो भी जिंदा चीज है, उसकी लाइफ मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, यानी कि जिसे चाहूं से मार सकता हूं। तुम और तुम्हारी जो लड़की, यानी कि तुम दोनों भी यहाँ पर मेरे हाथों मरने वाले हो। जब मैं चाहे मैं तब तुम दोनों को मार सकता हूं। तो जहाँ पर इस लड़की को बचाना चाहते थे और इसे एक सेफ स्पॉट के ऊपर छोड़कर यहाँ पर वापस आकर फाइट करना चाहते थे, लेकिन अब ये इम्पॉसिबल है। तुम इस वक्त पूरी तरह से मेरी डोमेन के अंदर गिर चुके हो। अब तुम्हें समझ आएगी कि एक रेडियंट स्टेज के एक्सपर्ट और एक एथेरियल स्टेज के मास्टर के दरमियान में कितना बड़ा फर्क होता है। हम दोनों की कल्टीवेशन में बहुत बड़ा गैप है। हालांकि तुम काफी ज्यादा एबनॉर्मल हो और तुम यहाँ पर एथेरियल स्टेज के मास्टर के सामने काफी देर तक टिक पाए, लेकिन तुम्हारा जो था वो यहीं तक था, यानी कि अब यहाँ पर तुम मरने वाले हो। तुम्हारे जू फैन से वो कहता है कि अब यहाँ पर तुम्हारे सामने हर एक चीज बदल चुकी है। अब तुम यहाँ पर ना तो उस लड़की को बचा पाओगे और ना ही आसपास के लोगों को। और इसी के साथ ही किंग चैंग हमारे जू फैन की तरफ देख रही होती है और हमारा जू फैन भी उसकी तरफ देखता है, फिर साथ ही वहां पर फाइटिंग मोड में आ जाता है। और ये देखने के बाद मास्टर जैंग भी सोच रहे होते हैं कि लगता नहीं है कि ये लड़का जू फैन अब यहाँ पर हम सभी को बचा पाएगा। ये यहाँ पर उस अकेले एक लड़की को बचाएगा या फिर हम सभी लोगों को बचाएगा, क्योंकि हम सभी लोग डोमेन के अंदर फंस चुके हैं। तो यानमो से कहता है कि लड़के कि तुम एक बहुत ही महान डिमोनिक कल्टीवेटर बन सकते थे, लेकिन अफसोस कि तुम यहाँ पर एक लड़की की वजह से मरने वाले हो। तुमने सबसे बड़ी गलती ये की कि तुम्हें एक लड़की से प्यार हो गया जो तुम्हें नहीं होना चाहिए था। हमारे डिमोनिक कल्टीवेटर्स के लिए ये प्यार व्यार कुछ भी नहीं होता। तुम इस लड़की को बचाने की बजाय यहाँ पर मुझे रोकते इससे पहले कि मैं यहाँ पर इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता तो तुम यहाँ पर जीत सकते थे, तुम्हारे पास जीतने के चांसेस थे, लेकिन अब तुम नहीं बच पाओगे। और इसी के साथ वो अपने दोनों हाथों को सामने करता है और कहता है कि अब तुम मरोगे, और वो अपनी पावर्स को वहां पर रिलीज करता है। लेकिन हमारा जू फैन जो होता है उसकी तरफ देख रहा था, उसी के साथ उसके पांव के नीचे से अटैक होता है। तो वहां पर जबरदस्त अटैक होता है। जैसे वहां पर अटैक होता है तो एक धमाका होता है। जू फैन के सभी साथी चिल्लाकर उसे कहते हैं कि बटलर जू फैन क्या तुम ठीक हो? जबकि हमारे किंग चैंग के साथी उसे कह रहे होते हैं क्या तुम ठीक हो? यानमो बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है कि लड़के तुम्हें क्या लगा था कि मैं यहाँ पर सामने से अटैक करने वाला हूँ? मैं एक डिमोनिक कल्टीवेटर हूँ और मैं कभी भी राइटियस पाथ के ऊपर नहीं चलता और मैं चारों तरफ से अटैक कर सकता हूँ, क्योंकि तुम इस वक्त मेरी सोल डोमेन में हो। तो मैं जहां पर से चाहे वहां पर से तुम्हारे पर अटैक कर सकता हूँ। ये पूरी डोमेन मेरी है और अब यहाँ पर तुम किस एंगल से मुझे डिफेंड करोगे? अब तक तो तुम्हारा यहाँ पर
बर्ता बन चुका होगा, यानी कि तुम जलकर खाक हो चुके होगे। जानवो इसी के साथ उसे वहां पर रिस्पेक्ट देते हुए कहता है, लेकिन मुझे यहाँ पर तुम्हारी इतनी रिस्पेक्ट तो करनी चाहिए क्योंकि मैंने यहाँ पर स्पेशल मूव्स को अपने ओपोनेंट वो किंग क्यू के लिए बचा कर रखा हुआ था। मैं उससे फाइट करने के लिए इस मूव को यूज करने वाला था, लेकिन अफसोस कि तुम यहाँ पर सबसे पहले जो मेरे स्पेशल मूव का मजा चख रहे हो, तुम पहले हो जो यहाँ पर इस मूव के साथ मरे हो। तुम्हारा ज़ू फैन अंदर से बोलता है और उसे कहता है क्या वाकई में, तो इसका मतलब यह है कि मैं कम से कम इतना स्पेशल हूँ कि तुमने यहाँ पर मेरी इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट कर दी। और साथ ही हमारा ज़ू फैन वहां पर अपनी डोमेन पावर्स को रिलीज करता है। जैसे वहां पर सोल क्रशर को रिलीज करता है तो उसी के साथ उसके आसपास 100 मीटर के दायरा में जितनी भी उसकी डोमेन की पावर होती है और फॉर्मेशन होती है वो सब कुछ कैंसिल हो जाता है। तो हमारा ज़ू फैन उसे कहता है कि क्या तुमने यहाँ पर देखा, तुमने यहाँ पर अपनी सोल डोमेन को एक्टिवेट किया तो तुम्हें क्या लगा था कि तुम यहाँ पर मुझे मार पाओगे, लेकिन अफसोस कि तुमने यहाँ पर ये नहीं देख पाया कि मेरे पास क्या है। मेरे पास यहाँ पर एक ऐसी स्पेशल टेक्निक है जिससे मैं अपने इर्द गिर्द 100 मीटर के दायरे में हर एक चीज को क्रश कर सकता हूँ, चाहे वो स्पेस हो या फिर कोई डोमेन हो। जानवो से कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तुम्हारा ज़ू फैन उसे कहता है कि इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि इम्पॉसिबल ना हो। मैंने यहाँ पर अपनी एब्सोल्यूट डोमेन को एक्टिवेट किया है। तो मेरी एब्सोल्यूट डोमेन के एक्टिवेट होने के बाद मेरे 100 मीटर के दायरा में चाहे तुम कितने ही अटैक्स क्यों ना कर लो, चाहे तुम कितनी फॉर्मेशन एक्टिवेट क्यों ना कर लो, वो इसके अंदर आने के बाद खत्म हो जाएगी, नॉलिफाई हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। जानवो से कहता है क्या ऐसा नहीं हो सकता, मैंने आज से पहले कभी इस 100 मीटर वाली फॉर्मेशन के बारे में नहीं सुना, इस तरह की कोई सोल डोमेन नहीं होती। वो मास्टर जैंग भी हंसना शुरू कर देते और कहता है कि लड़के ने तो हमें डरा दिया, हमें लगा कि ये लड़का मर गया है। और मास्टर फ्यू से कहता है कि हाँ, जब तक ज़ू फैन यहाँ पर जिंदा है तो हम सभी के जिंदा रहने के चांसेस हैं, हम सभी लोग यहाँ से बचकर निकल जाएंगे। जबकि हमारा ज़ू फैन जो होता है वो साइड के ऊपर देखता है, सिस्टर किंग चैंग जो होती है वो दर्द के मारे वहां पर हल्की सी आह करती है। तुम्हारा ज़ू फैन उसकी तरफ देखता है, फिर साथ ही उसकी टांग की तरफ देखता है, उसकी टांग के ऊपर हल्की सी खरोच आती है जिससे हमारे ज़ू फैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। ज़ू फैन इस बात से इतना गुस्सा हो जाता है कि जानवो वहां पर उससे बात कर रहा था लेकिन उसकी बात को इग्नोर कर रहा था। जानवो से कहता है कि इस बात से क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारी जो छोटी मोटी ट्रिक्स जो है ये मेरे सामने नहीं टिक पाएंगी, क्योंकि जब तक तुम्हारे ऊपर ये बड़ा बोझ यानी कि ये लड़की तुम्हारे साथ है तब तक तुम यहाँ पर ध्यान लगाकर मुझसे फाइट नहीं कर सकते। तुमने यहाँ पर जिंदगी की सबसे बड़ी गलती इस लड़की को बचाने की थी। अगर तुम इस लड़की को बचाने के लिए आगे नहीं बढ़ते तो मुझे कभी नहीं पता चलता कि तुम इस लड़की के प्यार के चक्कर में हो। ज़ू फैन इसी के साथ सिस्टर किंग चैंग को वहां पर अपनी गोद में उठा लेता है तो जानवो भी इस बात से काफी हैरान होता है। तुम्हारा ज़ू फैन उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। हाँ, मुझे अच्छी तरह से पता है कि यहाँ पर हम दोनों की कल्टीवेशन में कितना बड़ा गैप है। तुम एथेरियल स्टेज के मास्टर हो, मैं रेडियंट स्टेज का मास्टर हूँ और दोनों में यहाँ पर हेवन और अर्थ का गैप का डिफरेंस है, लेकिन अभी तक यहाँ पर यह डिफाइन नहीं हो पाया कि तुम में से अर्थ कौन है और हेवन कौन है। यानी कि अभी हम दोनों में से यहाँ पर यह डिसाइड कौन करेगा कि हम दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल है। और मैं यहाँ पर थोड़ी देर पहले इस मसले को सिर्फ और सिर्फ इसलिए इग्नोर कर रहा था कि मैं यहाँ पर हिलियन फ्लेमिंग सेक्टर के साथ पंगा नहीं लेना चाहता था, क्योंकि वो अपर 3 सेक्टर्स में आता है। तो इसी वजह से मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर आते मैं उनके साथ दुश्मनी मोल ले लूं। इसी वजह से मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें जान से नहीं मारा, लेकिन अफसोस कि तुम्हारा टाइम पूरा हो गया। जिस वक्त तुमने सिस्टर किंग चैंग के ऊपर अटैक किया उसी वक्त तुम्हारे दिन गिनने जा चुके थे। अब तुम्हारे पास जब गिनी चुनी सांसें हैं उनको ले लो और तुम यहाँ पर मरने वाले हो। के साथ ही ज़ू फैन वहां पर अपनी पावर्स को रिलीज करता है, जबकि किंग चैंग उसे जानवो से कहता है कि तुम यहाँ पर मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। तुम यहाँ पर क्या कह रहे हो कि तुमने अपनी फुल पावर्स को यूज नहीं किया। तुम्हारा ज़ू फैन उसे कहता है कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मैंने फुल पावर्स को यूज किया हो या ना किया हो, लेकिन हम दोनों के दरमियान में यहाँ पर बहुत ही बड़ा गैप है और यहाँ पर अब लाइफ एंड डेथ का मैटर है, क्योंकि अब यहाँ पर जो फाइट होगी वो सिर्फ और सिर्फ लाइफ एंड डेथ के लिए होगी। देर पहले मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फाइट कर रहा था, लेकिन अब मैं यहाँ पर किलिंग इंटेंट से फाइट करूंगा। उसके लिए अब यहाँ पर मुझे अपने दोनों हाथों और दोनों पाँव की भी जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ किलिंग इंटेंट के साथ ही तुम्हें मार सकता हूँ। और साथ ही हमारा ज़ू फैन वहां पर अपनी ड्रैगन पावर को रिलीज करता है। जैसे वो डबल ड्रैगन की ह्यूमन सोल को रिलीज करता है तो उसकी पावर जो होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और उसका प्रेशर इतना ज्यादा होता है किसी के साथ ही जानवो को झटका लगता है। जानवो कहता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, मेरी सोल डोमेन का ऑरा यहाँ पर आस्ता आस्ता डेसिपेट होता जा रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि ये लड़का मुझसे ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है, इसके पास इतनी अचानक से पावर कहां से आ गई। और फिर से वो अपने पास एक स्पेशल टेक्निक को रिलीज करता है जो कि एक अर्थ ग्रेड की मार्शल आर्ट्स टेक्निक होती है। वो उसे कहता है कि अब देखना मैं तुम्हारा क्या करता हूं। और इसी के साथ ही जब वो उसके ऊपर अटैक करता है तो हमारा ज़ू फैन उसे कहता है कि ये तो कुछ भी नहीं है। और साथ ही वो अपनी स्पेशल टेक्निक को रिलीज करता है, अपने ड्रैगन की वहां पर गोस्टली ड्रैगन हाउल टेक्निक को यूज करता है। जैसे वहां पर गोस्टली ड्रैगन हाउल को यूज करता है तो उसके मुंह के अंदर से एक जबरदस्त एनर्जी बीम निकलती है। हमारा ज़ू फैन भी बाहर एक जबरदस्त चीख मारता है और वो एनर्जी बीम जो होती है वो सीधी जाकर जानवो की बॉडी के साथ टकराती है और जानवो भी वहां पर देख रहा होता है। ऐसे लगता है कि जैसे इसी अटैक के साथ जानवो मर जाएगा, लेकिन यहाँ पर एपिसोड का एंड हो जाता है और नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा कि जानवो मर गया या फिर जिंदा है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।
तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 531 के साथ हाजिर हूं। तो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले दो मैसेजेस हैं। पहला ये कि इस हफ्ते सिर्फ 2 ही एपिसोड्स रिलीज हुई हैं बुक ऑफ एस्पर की, क्योंकि इसकी स्टूडियो टीम जो है वो न्यू ईयर की छुट्टियों पर गई हुई है। इसी वजह से हो सकता है कि नेक्स्ट वीक भी 2 ही एपिसोड्स आए। और दूसरा मैसेज ये है कि मेरा दूसरा चैनल मांगा पीक, आप में से काफी सारे ने ज्वाइन किया ही होगा। वहां पर संडे स्पेशल में 3 एपिसोड्स रिलीज होने वाली है नई एक सीरीज की, जिसका नाम है स्टेंच। एक मिस्ट्री और साइकोलॉजिकल सीरीज है। मेक श्योर टू आप जाके उसको चेक भी कर लेना, अगर आपको पसंद आए तो देख लेना। ठीक 5:15 पे उसकी पहली एपिसोड रिलीज होगी, तो लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जू फैन जो होता है वो अपनी ड्रैगन पावर्स के साथ, ड्रैगन सोल के साथ उसके ऊपर अटैक करता है। वो एक जबरदस्त एनर्जी बीम होती है जिसके साथ वो सामने जैनमो के ऊपर अटैक करता है। तो जैनमो उसके साथ हिट होता है। हमें तो ऐसा ही लगता है जैसे जैनमो उसके साथ हिट हुआ और मर गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि जैनमो जो होता है उस अटैक को डॉज कर लेता है। पहाड़ के अंदर से दिखाता है कि एनर्जी बीम बाहर की तरफ निकलती है, वहां पर एक बहुत ही बड़ा होल हो जाता है। जैनमो बेचारा काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है। वो कहता है कि अगर ये वाला एनर्जी बीम का अटैक मेरे साथ हिट होता तो मैं तो मर चुका होता, मेरी तो हड्डियां भी नहीं बचती। और इसी के साथ ही वो सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि हम दोनों के दरमियान में वाकई में बहुत बड़ा गैप है। ये लड़का चाहे जिसकी कल्टीवेशन लेवल लो ही क्यों ना हो, ये मुझे मारने की पूरी एबिलिटी रखता है। और अब जबकि इसने अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज कर दिया तो मुझे लगता है ये मुझे मार ही डालेगा। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है यहाँ से भागने का। तो जानमो वहां से बड़ी तेजी के साथ भागने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा जू फैन जो होता है अपनी आई ऑफ द वॉइड के तीसरे स्किल नाइलेशन को रिलीज करता है और उसके ऊपर एनर्जी बीम से अटैक करता है, जिसकी वजह से उसका एक पंख जख्मी होता है। और इसी के साथ ही जानमो जो होता है वहीं पर जोर जोर चिल्लाना शुरू कर देता है। जब वो वहां पर चिल्ला रहा होता है, हमारा जू फैन इसी के साथ ही अपनी सोल को रिलीज करता है, क्योंकि आपको पता है कि इथेरियल स्टेज के मास्टर्स के पास उनके सोल अटैक करने की पावर होती है। और हमारा जू फैन क्योंकि वो भी इथेरियल स्टेज में नहीं है, लेकिन उसके पास उसकी ड्रैगन सोल है और वो उसकी पूंछ के साथ उसके ऊपर अटैक करता है। तो जानमो पहले उसके अटैक को अवॉइड करता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो इथेरियल स्टेज का मास्टर भी नहीं है, फिर इसके पास यहाँ पर सोल पावर कहां से आ गई है। और इसकी सोल पावर इतनी मैसिव कैसे है, यानी मेरी सोल पावर से भी ज्यादा पावरफुल है। और हमारा जू फैन दोबारा जब अपनी टेल के साथ उसके ऊपर अटैक करता है तो जानमो हिट होने के बाद जाकर दीवार में टकराता है। तो हमारा जू फैन एक ही जगह के ऊपर खड़े खड़े अपने हाथ को हिला रहा था और इसी के साथ उसके ऊपर अटैक्स किए जा रहा होता है। और फिर से अपनी पूंछ से जब उसके ऊपर अटैक करता है, अपनी पूंछ यानी ड्रैगन की पूंछ के साथ उसके ऊपर अटैक करता है, तो वो फिर से दीवार के अंदर गड़ जाता है। और इसी के साथ ही हमारा जू फैन जो होता है अपनी पूंछ को जब वहां पर घुमाता है तो उसके ऊपर जो माउंटेन होती है पूरी की पूरी माउंटेन का टॉप ही कट जाता है और कटने के बाद ऊपर से गिर जाता है। और जानमो बहुत ही बुरी तरह से जख्मी होता है, उसके मुंह से बहुत ही बुरी तरह से ब्लड निकल रहा होता है। और वहां पर जितने इथेरियल स्टेज के एल्डर्स होते हैं दोनों सेक्टर्स के, वो देखकर काफी हैरान होते हैं कि जू फैन के पास इतनी पावर्स कहां से आई कि इसने यहाँ पर पूरी की पूरी माउंटेन के टॉप को ही काट दिया है। हमारे जू फैन के डिसाइपल्स भी ये देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो कहते हैं कि बटलर जू फैन की पावर्स तो वाकई में बहुत ज्यादा मैसिव है। हमने आज से पहले बटलर जू फैन की जितनी पावर्स देखी थी तो वो सिर्फ और सिर्फ उसका तो टिप था। आज हमने इसकी असली पावर्स देखी, हो सकता है कि ये भी इसकी असली पावर्स ना हो। तुम्हारा जू फैन जो होता है वो अपनी गर्लफ्रेंड को वहां पर बिठाता है और उसे बिठाने के बाद उसके माथे के ऊपर अपनी एनर्जी के साथ उसकी बॉडी के अंदर से सील को हटाता है, क्योंकि थोड़ी देर पहले जानमो ने इन सभी की बॉडी के ऊपर सील लगा दी थी, जिसकी वजह से अपनी कल्टीवेशन को यूज ना कर सके। जू फैन कहता है कि वो लड़का हालांकि काफी बड़ा ठरकी था, लेकिन उसने यहाँ पर स्पेशल सील को यूज किया था, जिसे हटाने में मुझे भी काफी देर लगी है। और इसी के साथ ही सिस्टर चूचू जो होती है वो भी ठीक हो जाती है और उसे कहती है हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा। तुम्हारा जू फैन कहता है कभी बाकी सभी लोगों की सील्स को भी अनलॉक करना है तो इसमें काफी टाइम लगेगा, तो चलो दोनों मिलकर करते हैं। फिर साथ ही हमारा जू फैन कहता है मुझे याद आया तुम्हारे पाँव के ऊपर तो चोट लगी थी। और इसी के साथ हमारा जू फैन कहता है कि चलो पहले यहाँ पर तुम्हें हील करते हैं, क्योंकि बाकी सभी लोग थोड़ी देर इंतजार कर लेंगे। और हमारा जू फैन उसे कहता है कि अपना पाँव आगे करो। और साथ ही हमारा जू फैन अपनी एनर्जी के साथ उसके पाँव को वहां पर हील करना शुरू कर देता है और उसे कहता है कि मुझे लगता है कि सबसे पहले यहाँ पर अपनी सेफ्टी के बारे में देखना चाहिए कि अपने आप को पहले सेव करेंगे तभी तो बाकी सभी लोगों को बचा पाएंगे। और सिस्टर चूचू से कहते हैं कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैं तुम्हारी इस बात को समझ सकती हूँ और दोबारा कभी फ्यूचर में अपने आप को खतरे में नहीं डालूंगी। तुम्हारा जू फैन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर इसलिए परेशान नहीं हूँ कि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए कुछ फील करता हूँ, बल्कि मैं इसलिए परेशान था क्योंकि तुम्हारे साथ मेरा कुछ ताल्लुक था, इसी वजह से मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। तो वो कहते हैं हाँ मैं समझती हूँ, मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ पर क्यों मुझे हील करने की कोशिश कर रहे हो। और साथ ही वो उसे कहती है कि आज के बाद से हम दोनों अपनी अलग अलग बात के ऊपर काम करेंगे, हम दोनों के लिए अलग रास्ता है, तुम अपने रास्ते पर चलो मैं अपने रास्ते पर चलूंगी। लेकिन सिस्टर चूचू अंदर से अच्छी तरह इस बात को समझ रही होती है कि हमारा जू फैन उसके लिए सब कुछ क्यों कर रहा है, क्योंकि वो वाकई में उससे प्यार करता है। बाकी के सभी लोग जब वहां पर उन दोनों के इस रोमांस की वजह से बहुत ज्यादा लव सिक हो जाते हैं तो इसी के साथ ही मास्टर जैंग बोल पड़ते हैं और कहते हैं मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर इसको हील करने के लिए कोई पिल वगैरह दे देनी चाहिए, ना कि पर्सनली यहाँ पर उसका पाँव पकड़कर बैठ जाना चाहिए। ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी डिसरिस्पेक्ट की बात है, जबकि हम सभी कल्टीवेटर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं सील के साथ अटके हुए हैं। क्यों ना तुम यहाँ पर हमें आकर पहले आजाद करो और फिर हम लोग इसको हील करने के बारे में सोचेंगे। और इसी के साथ ही वो सभी लोग वहां पर चिल्ला चिल्लाकर उसे कह रहे होते हैं कि हाँ हम सभी लोगों को भी सील से आजाद कर दो ना, अगर तुम्हारा रोमांटिक ड्रामा वहां पर खत्म हो गया हो। जू फैन काफी गुस्सा आता है और कहता है अच्छा ठीक है जल कुकड़ो, मैं
अभी आ रहा हूँ, तुम सभी को भी आजाद करता हूँ। और इसी के साथ ही हमारा ज़ू सभी को एक एक करके वहां पर आजाद करता है। जबकि इसी के साथ ही मास्टर जैन की तरफ दिखाता है कि मास्टर जैन हमारे ज़ू की तरफ देखकर सोच रहे होते हैं कि पता नहीं डीमन स्कीमिंग सेक्टर के लोग इस जैसे एक महान कल्टिवेटर, एक प्रोडिजी डिसाइपल्स को कहां से लेकर आए हैं। मुझे लगता है कि मुझे जहां पर अपने डिसाइपल्स को इस लड़के के साथ डबल ड्रैगन गैदरिंग में भिड़ने से रोकना होगा। मैं तो ये सोच सोच कर हैरान हो रहा हूं कि हमारे डिसाइपल की फाइट इस लड़के के साथ होने वाली, जो कि हीलियन फ्लेम सेक्टर के यंग मास्टर के साथ ऐसा कुछ कर सकता है, तो हमारे सेक्टर के डिसाइपल तो उसके सामने टिक भी नहीं पाएंगे। और इसी के साथ ही वो ज़ू से पूछते हैं कि जानमो कहां पर गिरा है। तुम्हारा ज़ू उसे कहता है कि जब मैंने उसके ऊपर अटैक किया तो वो माउंटेन के फुट में जाकर गिरा है, वहीं पर होगा। तो इसी के साथ ही वो अपने डिसाइपल से कहता है कि जल्दी से जाओ, जाकर उसकी बॉडी को रिट्रीव करके लाओ। मुझे लगता है कि अभी वहां पर उसकी बॉडी पड़ी होगी और वो जख्मी हालत में होगा, तो उसे आसानी से कैप्चर किया जा सकता है। अगर वो उठ गया और वापस जाकर उसने अपने दोस्तों को बुला लिया तो फिर हम सभी के लिए मुश्किल हो जाएगी। थोड़ी देर के बाद उनके डिसाइपल वापस आते हैं और कहते हैं कि मास्टर जैन बहुत ही बुरा हुआ, वो वहां पर नहीं है जान, वो वहां पर से भागकर जा चुका है, हमें वो कहीं पर भी नहीं मिला। और मास्टर जैन भी इस बात से काफी हैरान होते हैं और कहते हैं हमारी तो वाट लगने वाली है। अगर वो अपने सेक्टर के और ज्यादा एल्डर्स को लेकर आ जाता है तो फिर तो हम सभी लोग मरने वाले हैं। यहाँ पर हमारी एपिसोड 531 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।